गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी जहां से मुझे सुन रहा है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे को आज आपका, क्योंकि ये आपके एग्जाम से मैं चाहता हूं कि ये वाला वीडियो आप जब एग्जाम देने जाने वाले हो ना, जिस दिन आप उस दिन सुबह सुबह ये वीडियो सुन लो। बच्चों, आज का ये वीडियो अगर आपने उस दिन सुन लिया जिस दिन आप पेपर देने जाने वाले हो, ट्रस्ट मी, सारा कॉस्टिंग दिमाग के अंदर एकदम ताजा ताजा ऐसा लगेगा पूरा कॉस्टिंग आज ही पड़ा है। चलिए देखते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो आपने कॉस्ट में पढ़ रखे हैं, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को जिंदा कर दूंगा अभी इस वीडियो के अंदर। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 मटेरियल से। मटेरियल चैप्टर में आपने क्या क्या प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है? पहला प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि मटेरियल का परचेज कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। तो मटेरियल का परचेज कॉस्ट बच्चों निकालने के लिए ध्यान से सबसे पहले ले लो मटेरियल का परचेज प्राइस, जितने रुपए में वो माल खरीदा है। अब उसमें 4 चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है डिस्काउंट एंड सब्सिडरीज। तो भाई साहब, अगर क्वांटिटी डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है या सब्सिडरी है और वो मटेरियल की कॉस्ट में एडेड है, तो उसे मटेरियल की कॉस्ट से माइनस कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन कैश डिस्काउंट अगर है तो कैश डिस्काउंट को मटेरियल की कॉस्ट से माइनस नहीं करना है, वो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, वो कॉस्ट से रिड्यूस नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर मटेरियल की कॉस्ट निकालते समय वो है आपका टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। बेटा, जीएसटी, टोल टैक्स और कस्टम ड्यूटी, एक सिंपल रूल याद रखो, अगर टैक्स का रिफंड मिल रहा है, जीएसटी का इनपुट मिल रहा है, टोल टैक्स या कस्टम ड्यूटी रिफंड मिल रहा है, तो वो कॉस्ट से माइनस होगा। लेकिन अगर टैक्स का इनपुट या रिफंड नहीं मिल रहा है तो वो कॉस्ट में ऐड रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर आता है मटेरियल की कॉस्ट के साथ में ही, वो होता है पेनल्टीज एंड चार्जेस। बच्चों, 3 पेनल्टीज लिखी है, डिमरेज पहले नंबर पर लिखा है, पेनल्टीज लिखा हुआ है और इसके अलावा अदर चार्जेस लिखा हुआ है। ध्यान रखो, चाहे डिमरेज हो, चाहे पेनल्टीज हो, चाहे फाइन्स हो, सब कुछ एबनॉर्मल लॉस है, ये सब कुछ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोई पेनल्टीज भरी है, कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। और चौथे और आखिरी नंबर पर अदर्स। अदर्स में था ब्रोकरेज, ब्रोकरेज के अलावा था कमीशन, कमीशन के अलावा था फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड के अलावा थे कंटेनर चार्जेस। ये ध्यान रखना कि ये सारे के सारे हमें कॉस्ट में ऐड करने हैं। ये सारे मटेरियल को खरीद के लाने के खर्चे हैं, तो हमें ये सारे खर्चे मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करने हैं। लेकिन कंटेनर में ध्यान रखना कि अगर कंटेनर रिफंडेबल है तो फिर उसे कॉस्ट में ऐड नहीं करना है। ये हमारा टॉपिक नंबर 1, परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं। फिर हमने शुरू किया था टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में हमने पढ़ने हैं लेवल्स। कितने लेवल्स पढ़ने हैं? टोटल 6। पहला कौन सा लेवल है? तो सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए ईओक्यू। ईओक्यू कैसे निकलता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अंडर रूट 2AO अपॉन सी। ए का मतलब एनुअल डिमांड, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट लेकिन पर ऑर्डर, एक एक ऑर्डर की, और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहां ध्यान देने वाली बात एग्जाम में ये रहेगी बच्चों कि कैरिंग कॉस्ट अगर मंथ की दी है, अगर 6 महीने की दी है तो उसे एनम में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर डिमांड ए, एनुअल डिमांड मंथली दी है, क्वार्टरली दी है, तो उसे भी एनम में जरूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। ईओक्यू का फॉर्मूला हमेशा एनम वाइज निकालना है और किसी पीरियड और किसी फ्रैक्शन में नहीं निकालना है। अब ईओक्यू के फॉर्मूले पर एक बात इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि ईओक्यू का जो लेवल आता है, जो क्वांटिटी आती है, वहां पर आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट जो है वो इक्वल रहेगा। अब ईओक्यू लेवल पर एक और बात क्वेश्चन पूछता है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे ईओक्यू लेवल पर? तो भाई साहब, टोटल कॉस्ट निकालने का सिंपल तरीका है टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट मतलब एनुअल डिमांड जितनी है इनटू परचेज प्राइस। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो एनुअल डिमांड दैट इज ए अपॉन ईओक्यू, जो आपकी ऑर्डर्ड क्वांटिटी है, इससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलते हैं, इनटू ओ कर दीजिए, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। और टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलता है? तो जो ईओक्यू निकला है अपॉन 2 कर दीजिए, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री इनटू सीसीपीयूपीए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कर दीजिए, तो आपको आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। और इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो यू विल गेट योर टोटल कॉस्ट। ये ईओक्यू लेवल पर। अगर क्वेश्चन बोले किसी और क्वांटिटी लेवल पर भी निकालो, किसी और ऑर्डर्ड क्वांटिटी पर, तो भी काम बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको सिखाया है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात इतनी सी है कि अगर ऑर्डर्स जब आप ए अपॉन ईओक्यू करते हो या ए अपॉन ऑर्डर्ड क्वांटिटी करते हो
तो कई बार ऑर्डर फ्रैक्शन में आते हैं, तो ऑर्डर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता तो उसे नेक्स्ट क्वांटिटी पे राउंड ऑफ जरूर कर दीजिएगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला कॉन्सेप्ट, इसके बाद ईओक्यू के बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है, अच्छा हाँ, ईओक्यू में एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखने वाली है। क्या बात है सर ईओक्यू में? एक और वो थी कि कई बार ईओक्यू नॉर्मल फॉर्मूले से नहीं निकलता, अगर वो रेंज वाइज परचेज प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, इतनी क्वांटिटी खरीदोगे तो परचेज प्राइस इतना, इतनी खरीदोगे तो इतना, मतलब जितना क्वांटिटी का साइज बढ़ाते जाओगे उतना परचेज प्राइस कम होता जाएगा। तो फिर वहां पर आपको क्या करना चाहिए, हर एक रेंज में से एक कोई क्वांटिटी रैंडमली सिलेक्ट करनी चाहिए और फिर उस पर टोटल कॉस्ट निकालनी चाहिए। टोटल कॉस्ट बता चुका हूं, टोटल परचेज प्लस ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग कॉस्ट, और फिर जिस क्वांटिटी लेवल पर आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो उसे ईओक्यू मान लिया जाएगा। यह एक एक्सेप्शनल तरीका है ईओक्यू निकालने का, अगर क्वेश्चन ऐसा आए तो। चलिए, ईओक्यू के बाद आता है दूसरा लेवल। दूसरा लेवल हमें देखना है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हमें कब दोबारा इन्वेंट्री ऑर्डर कर देनी चाहिए, तो इसके दो तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका था मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन। क्वेश्चन बताएगा मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल निकालने का एक और तरीका भी था बच्चों। क्या तरीका है? एक और तरीका, मिनिमम लेवल प्लस एवरेज इंटू एवरेज। मिनिमम लेवल में एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम के मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर दीजिए तो भी यू विल गेट योर रीऑर्डर लेवल। चलिए, इन दोनों से क्या आंसर सेम आएगा? नहीं, दोनों अलग फॉर्मूले हैं, दोनों से आंसर रीऑर्डर लेवल अलग आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है बच्चों रीऑर्डर लेवल के बाद, मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल से ही निकल जाएगा फॉर्मूला। क्या रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था? मिनिमम प्लस एवरेज इंटू एवरेज। तो यहां पर क्या कर दोगे, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, तो आपको मिनिमम का फॉर्मूला मिल जाएगा। मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। इसके बाद अगला आता है मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला। मैक्सिमम लेवल कैसे निकाला जाएगा? तो जो रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, तो ये आपको मिल जाएगा आपका मैक्सिमम लेवल कैसे निकाला जाएगा। और आखिरी एवरेज इन्वेंट्री लेवल। एवरेज लेवल कैसे निकाला जाता है बच्चों? तो एवरेज लेवल के लिए आपके पास दो फॉर्मूले फिर से हैं, एक तो मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल बाय 2 सिंपल हो गया, या दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में होता है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ ROQ, तो भी हम एवरेज लेवल पर पहुंच जाएंगे। अगेन दोनों से आंसर सेम नहीं आएगा, कंफ्यूज मत होना, दोनों फॉर्मूले से आंसर अलग आएगा। चलिए, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लेवल आता है बच्चों, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल कैसे निकालना है, ये मिस करके जा सकते हो शायद से। डेंजर लेवल कैसे निकालना होता है? तो डेंजर लेवल के लिए वो बोलते हैं एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम इन केस ऑफ इमरजेंसी परचेज। इमरजेंसी लीड टाइम क्वेश्चन खुद बताएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, एवरेज लीड टाइम और नॉर्मल लीड टाइम दोनों इंटर रिप्लेसेबल है। मतलब हो सकता है क्वेश्चन नॉर्मल लीड टाइम दे दे, हो सकता है क्वेश्चन नॉर्मल लीड टाइम ना दे, तो फिर आपको एवरेज लीड टाइम निकालना पड़े। तो ये आप निकाल लीजिएगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइड बाय 2 करके। बच्चों, ये हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, लेवल्स मटेरियल में हमें कैसे निकालने हैं। तीसरे नंबर पर मटेरियल के लेवल्स के बाद हमें पढ़ना है बच्चों, वो है मटेरियल का ABC एनालिसिस। ये क्या है साहब? एक ABC एनालिसिस में आपको क्वेश्चन देगा, तो क्वेश्चन में आपको बस क्या करना है, आपको सारी की सारी क्वांटिटी जितने मटेरियल टाइप के दिए हैं उनकी क्वांटिटी लिख लेनी है, उसकी क्वांटिटी का टोटल कर लेना है, साइड में उस टोटल को 100% मानना है और फिर एक एक क्वांटिटी का परसेंटेज आपको साइड में मेंशन करना है। फिर सिमिलरली उसकी वैल्यू लिखनी है। वैल्यू बोल रहा हूं मतलब जो क्वांटिटी है इनटू उसका प्राइस मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू निकलेगी। अब हर एक आइटम की वैल्यू करके टोटल वैल्यू नीचे कर लो और फिर उसको भी 100% मान के वैल्यू को भी परसेंटेज वाइज एक एक मटेरियल का वैल्यू निकाल लो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है वैल्यूएशन वाइज आप रैंकिंग कर दो, जो सबसे ज्यादा परसेंट है उसे 1, फिर उससे कम करके सारे रैंकिंग कर दो। रैंकिंग करने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज एबीसी एनालिसिस में करना मत भूलना बच्चों, आपको स्लैब बनाना है कि आप अपना स्लैब डिसाइड करोगे कि मैं इससे लेके इस वैल्यू तक को ए कैटेगरी में रखूंगा, इससे इस वैल्यू तक को बी और इससे इस वैल्यू को सी। कोशिश करना कि 60 से 70% वैल्यू वाले आइटम्स ए में आ जाए, कोशिश करना 15-20% तक की वैल्यू के बी में आ जाए और कोशिश करना कि बाकी के रिमेनिंग सी
में आ जाए, और इसके बाद आपको जो आपने स्लैब बनाया उसमें उन आइटम्स को उठा के रख दो, हो गया एबीसी एनालिसिस। ये एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये टॉपिक नंबर 3 हो गया। टॉपिक नंबर 4 मटेरियल चैप्टर में प्रैक्टिकल टॉपिक कौन सा हो सकता है? टॉपिक नंबर 4 हो सकता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कैसे निकलेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? सिंपल है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड भाई 6 महीने का ले रहे हो, 1 साल का ले रहे हो, 1 क्वार्टर का ले रहे हो, ये क्वेश्चन में ध्यान रखना, डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री ड्यूरिंग द पीरियड। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोले तो कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कर देंगे तो मटेरियल कंज्यूम्ड निकल आएगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ एवरेज मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड। अब इसमें बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम पीरियड का लेना, ऊपर क्वार्टर है तो नीचे भी क्वार्टर लेना, ऊपर 6 महीने का है तो नीचे भी 6 महीना लेना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्वेश्चन एक चीज और पूछता है, कितने कितने दिन में हमारा इन्वेंट्री खत्म हो रहा है, इंटरवल पूछता है। तो कुछ नहीं करना, 365 डेज डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर कर देना, रेशियो जो आपने निकाला है, तो आपको यह पता चल जाएगा कि इन्वेंट्री कितने कितने दिन में खत्म हो जाती है, इंटरवल डेज निकल आएंगे। चलिए, ये हो गया प्रैक्टिकल टॉपिक नंबर 4 जो मटेरियल में आपसे पूछा जाता है। प्रैक्टिकल टॉपिक नंबर 5 मटेरियल में आपसे क्या पूछा जाता है? प्रैक्टिकल टॉपिक नंबर 5 आपसे पूछा जाता है मटेरियल का वैल्यूएशन। तो 4 प्रैक्टिकल मेथड है, इनफैक्ट 5, फीफो, लीफो, वैम, सैम और बेस स्टॉक मेथड, ये 5 प्रैक्टिकल मेथड है। मेथड कैसे सॉल्व करने, ध्यान रखना, फॉर्मेट सिंपल है। सबसे पहले 3 कॉलम बनाओ। पहला कॉलम बनेगा रिसीप्ट का, दूसरा कॉलम बनेगा इशू का और तीसरा कॉलम बनेगा बैलेंस का। और इनके अंदर में 3-3 सब कॉलम बना लो। एक कॉलम होगा क्वांटिटी का, एक कॉलम होगा प्राइस का और एक कॉलम होगा टोटल का, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक सबसे आगे कॉलम बनेगा डेट या पर्टिकुलर्स का, जिसमें हमें डेट भी लिखनी पड़ेगी, कब आ रहा है और कब जा रहा है। तो बेसिकली 4 मेन कॉलम हो गए, पहला डेट, फिर रिसीप्ट, फिर इशू, फिर बैलेंस। और रिसीप्ट, इशू और बैलेंस के अंदर में 3-3 सब कॉलम हो गए, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। अब फीफो अगर है तो क्या करने का है? तो सबसे पहले तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो बैलेंस में डाल दो, फिर उसके बाद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आएगा वही पहले जाएगा, ये फीफो में आपको ध्यान रखना है। तो इशू करते समय आपको हर बार जब आप बैलेंसिंग करोगे तो बैलेंसिंग में आपको जितने बार मटेरियल आएगा उतने बार बैलेंस में उतना मटेरियल अलग अलग करके लिखना है, टोटल नहीं करना। फीफो में ये गलती नहीं करना। फिर लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में मटेरियल आया वो पहले जाएगा, लेटेस्ट वाला मटेरियल भेजते जाना। इसमें भी वही बात याद रखना जो फीफो में, कि जितने बार मटेरियल आता जाए नया नया, उतने बार आप मटेरियल को उतने प्रकार से बैलेंस लिखोगे। ये नहीं करोगे कि एक ही में टोटल कर दिया, ये गलती नहीं करना। लेकिन अब सैम और वैम, सैम में क्या होता है? सैम में कुछ नहीं करना, जितने प्राइसेस अवेलेबल है तुम्हारे पास, मटेरियल जितने बार अलग अलग प्राइस पे आया उन सारे प्राइस का सिंपल एवरेज करते जाओ और कुछ भी नहीं करना है। और वैम में क्या करोगे? वैम में आपको वेटेड एवरेज करना है। अब यहां पर बैलेंस हमेशा एक ही फिगर रहेगा, एक ही क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि जितनी क्वांटिटी आती जाएगी वो एड ऑन होती जाएगी और उसकी कॉस्ट भी एड ऑन होती जाएगी। और कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी करोगे तो वेटेड एवरेज प्राइस आपको हमेशा मिलता जाएगा। और 5वां मेथड जो कई बार आप मिस करोगे वो है बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक मेथड में कुछ नहीं करना बच्चों, बस इतनी सी बात होती है कि एक कोई स्टॉक को मिनिमम या बफर स्टॉक मान लिया जाता है, वो हम कभी इशू नहीं करेंगे। बाकी फिर फीफो, लीफो, वैम, सैम क्वेश्चन जो बोले वो लगा दो। उसके अलावा बाकी सारे स्टॉक पे वो चलेगा, फीफो, लीफो, वैम, सैम, उतना स्टॉक हमारे पास हमेशा रहेगा, उसे हम कभी इशू नहीं करेंगे। वो बेस स्टॉक मेथड है। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 में मटेरियल में जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं 5 मैंने आपको क्लियर कर दिए बच्चों। चलिए अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर। दूसरा चैप्टर लेबर में कौन कौन से प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं सर जो हमें एग्जाम में आएंगे? चलो, पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 एक साथ बताता हूं। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय की वेजेस निकालने को आती है, टोटल वेजेस कैसे निकालेंगे? पहले बात कर रहा हूं एम्प्लॉय की वेजेस कैसे निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले ग्रॉस वेजेस जो एम्प्लॉय को रिसीव हो रही है वो, उसमें ऐड कर दो उनके कोई इंसेंटिव्स है तो वो, उसमें ऐड कर दो उनको कोई परक्विसिट्स मिल रहे हैं तो वो, उसमें से लेस करने का है डिडक्शंस। डिडक्शंस कौन कौन से लेस होंगे? एक, एम्प्लॉय का जो ईपीएफ का पोर्शन है वो एम्प्लॉय का, दूसरा एम्प्लॉय का जो ईएसआईसी का पोर्शन है वो, तीसरा एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स, चौथा एम्प्लॉय का टीडीएस और पांचवा अगर कोई और डिडक्शंस है। तो जैसे ये माइनस करोगे तो नेट वेजेस आपको मिल जाएगा जो एम्प्लॉय अपने हाथ में लेकर जाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेट वेजेस एम्प्लॉय कितना लेके जा रहा है।
दूसरी बात, अब एम्प्लॉयर कॉस्ट कैसे निकलेगी? क्या जो एम्प्लॉय को मिल रहा है वही एम्प्लॉयर दे रहा है? नहीं, एम्प्लॉयर कॉस्ट अलग तरीके से निकालना है। क्वेश्चन बोले एम्प्लॉयर कॉस्ट निकालो या लेबर कॉस्ट निकालो, तो कैसे निकलेगी लेबर कॉस्ट? ध्यान दो, सबसे पहले तो ग्रॉस वेजेस जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो ही लेना है, प्लस उसमें जो इंसेंटिव दे रहा है वो ले लेना है, प्लस परक्विजिट्स दे रहा है वो ले लेना है, बोनस दे रहा है वो भी ले लेना है। डिडक्शंस क्या है? तो अब यहां पर डिडक्शंस माइनस नहीं करना, एम्प्लॉयर जो ईपीएफ पे कर रहा है वो भी लेबर कॉस्ट में, एम्प्लॉयर कॉस्ट में ऐड कर देना है। एम्प्लॉयर जो ईएसआईसी पे करेगा वो भी एम्प्लॉयर कॉस्ट में ऐड कर देना है, और इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर कोई और खर्चा करे तो वो भी एम्प्लॉयर कॉस्ट में ऐड कर देना है। यहां कुछ लेस नहीं होना, ये सब कुछ ऐड होगा, तब जाकर आपको मिलेगा एम्प्लॉयर कॉस्ट या लेबर कॉस्ट। तो ये पहली बात हो गई कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की कॉस्ट कैसे निकलती है लेबर की। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इसमें दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है लेबर का एब्जॉर्प्शन रेट निकालो। बहुत इजी है, लेबर कॉस्ट निकल गई, जो एम्प्लॉयर वाली निकाली थी उसको डिवाइड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स कर दीजिएगा। माइंड इट, इफेक्टिव लेबर आवर्स कर दीजिएगा। इफेक्टिव लेबर आवर्स किसे बोलते हैं? टोटल लेबर आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल माइनस मत करना, सिर्फ नॉर्मल आइडल टाइम को माइनस करना, तो जो रेट आएगा वही कहलाएगा लेबर का एब्जॉर्प्शन रेट। ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट लेबर एब्जॉर्प्शन रेट का। इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट वो पूछ सकते हैं आइडल टाइम का क्या ट्रीटमेंट होता है प्रैक्टिकली। तो ध्यान रखना, दो प्रकार का आइडल टाइम होता है लेबर का। एक आइडल टाइम होता है नॉर्मल आइडल टाइम, जो वो फैक्ट्री आ रहा है जा रहा है इन सब में टाइम जा रहा है, लंच कर रहा है। एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम को ध्यान रखिएगा, गुड यूनिट्स बियर करेंगे तो आपको क्या करना है, जो आपकी लेबर कॉस्ट है डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर्स लेने हैं। तो नॉर्मल आइडल टाइम को आपको इफेक्टिव टोटल लेबर आवर्स में से माइनस कर देना चाहिए, ताकि जो बचे हुए आवर्स हैं उसके ऊपर उसका बर्डन आ जाए। लेकिन जो एबनॉर्मल लेबर आइडल टाइम है, लेबर आवर्स है, एबनॉर्मल लेबर आवर्स को आपको माइनस नहीं करना है। आपको जो भी लेबर एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा इनटू एबनॉर्मल आवर्स जितने भी हैं वो मल्टीप्लाई कर दो, और जितना अमाउंट आएगा वो आपको कॉस्टिंग पी&एल में ट्रांसफर करना है। ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल आवर्स को माइनस कर दो, एबनॉर्मल आवर्स को माइनस नहीं करना है। नॉर्मल आवर्स को माइनस करने के बाद जो इफेक्टिव रेट आएगा दैट इज टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर्स। जो रेट आएगा उस रेट को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो एबनॉर्मल आवर्स से, और जो अमाउंट आएगा वो कॉस्टिंग पी&एल में ट्रांसफर कर देना एबनॉर्मल का, और नॉर्मल का तो बाकी के आवर्स झेल लेंगे। इसके बाद आता है चौथे नंबर का कॉन्सेप्ट, प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम। बच्चों अगर लेबर ओवर टाइम काम कर रहा है तो ओवर टाइम का जो वेजेस पे हो रहा है वो तो लेबर कॉस्ट में ही जाएगा, पर जो ओवर टाइम का प्रीमियम पे हो रहा है, एक्स्ट्रा पे, कई बार ओवर टाइम में डबल पेमेंट होता है, कई बार 150% पेमेंट होता है, क्वेश्चन बताता है। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है नॉर्मल वेजेस से ऊपर, उसे बोलते हैं प्रीमियम। उसके क्या ट्रीटमेंट होगा क्वेश्चन पूछता है। तो ओवर टाइम प्रीमियम के ध्यान रखना 3 ट्रीटमेंट ही है। पहला, अगर आपका लेबर का हमेशा शॉर्टेज होता है और ओवर टाइम रेगुलर करते वर्कर, तो फिर वो प्रीमियम जो है वो लेबर कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ध्यान रखना, आपका लेबर आवर रेट ही इन्फ्लेट हो जाएगा। कैसे? टोटल लेबर वेजेस निकालो और जो प्रीमियम दिया वो निकालो, ऐड कर दो, ये आपकी टोटल लेबर कॉस्ट है, डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर्स कर दीजिए, आपका इन्फ्लेटेड लेबर आवर रेट निकल के आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रीमियम अगर रेगुलरली पे हो रहा है ओवर टाइम में तो वो सीधा लेबर कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट में। और कैसे ऐड होगा? आपके लेबर आवर रेट जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगा, नॉर्मल से बढ़ जाएगा। दूसरा केस, अगर ओवर टाइम प्रीमियम रेगुलर पे नहीं हो रहा है, शॉर्टफॉल था, डिमांड आ गई थी, या मैनेजमेंट के कारण डिले हो गया था, तो फिर ये सब रीजंस के कारण से अगर ओवर टाइम हो रहा है तो फिर वो ओवरहेड में जाएगा। जो भी ओवर टाइम का प्रीमियम पे कर रहे हो, फिर वो प्राइम कॉस्ट, लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो ओवरहेड में ट्रांसफर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी एबनॉर्मल रीजन से लेबर स्ट्राइक पे चला गया, कोविड हो गया, इन रीजन से अगर ओवर टाइम हो रहा है तो फिर जो प्रीमियम पे करोगे वो कॉस्टिंग पी&एल में ट्रांसफर करना है, प्रीमियम का पेमेंट, ये ध्यान रखना है। ये प्रैक्टिकल टॉपिक नंबर 4 है आपका। इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, प्रीमियम के ओवर टाइम के बाद अगला टॉपिक है आपका कि भैया वेजेस कितने प्रकार से दे सकते हैं। पेमेंट सिस्टम 2 है लेबर वेजेस के, एक पीस रेट, एक टाइम रेट। पीस रेट नंबर ऑफ यूनिट जो लेबर ने बनाई, प्रोड्यूस, इनटू पीस रेट पर यूनिट, जो भी लेबर का रेट है पर यूनिट का। और टाइम रेट, टाइम टेकन, जितना लेबर ने टाइम लिया, इनटू रेट, जो भी उसका वेजेस रेट है। ये 2 तरीके से लेबर निकाला जाता है, क्या? वेजेस। अगली बात, इंसेंटिव सिस्टम, अगला कॉन्सेप्ट।
इंसेंटिव सिस्टम, ये क्या है साहब? इंसेंटिव सिस्टम, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। दो थे, हाल से और रोवन। ध्यान से बच्चों, इसमें बेसिक वेजेस प्लस प्रीमियम है। प्रीमियम मतलब इंसेंटिव है, बोनस है। तो बेसिक वेजेस तो हाल से और रोवन में एक जैसे ही निकलेगा। कैसे? टाइम टेकन इनटू रेट, जो भी वेजेस रेट है। लेकिन इन दोनों में इंसेंटिव निकालने का तरीका अलग है। हाल से में कैसे इंसेंटिव निकलता है? तो जितना टाइम उसने सेव किया इनटू 50% इनटू टाइम रेट। ध्यान रखना, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट, ये बोनस निकल आएगा हाल से में। जबकि रोवन में कैसे निकलता है? रोवन में निकलता है टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। कितना टाइम दिया था, कितना लगा? 10 घंटे थे, 8 लगे, तो 8/10 इंटू टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। तो जो टाइम सेव्ड हो उसे फिर मल्टीप्लाई करो, इनटू रेट कर दो, तो ये आपको रोवन से निकल के आएगा। बच्चों ये ध्यान रखना है। इन दोनों से क्या निकला? इन फॉर्मूले से सिर्फ बोनस। बेसिक तो दोनों में एक जैसे ही निकलना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? और एक बात इसमें एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चाहे हाल से हो चाहे रोवन हो, अगर लेबर 50% टाइम सेव्ड करेगा तो हाल से और रोवन दोनों में ही आपका जो बोनस आएगा वो इक्वल आएगा। एग्जाम में ये बहुत बार आता है, ध्यान रखिएगा। एक और बात, एग्जाम में कई बार वो हाल से में बोल देते 40% टाइम सेव्ड, तो अब वहां बहस नहीं करना है, तो 50, पर क्वेश्चन अगर 40 बोले तो 40% का लगा के आप सॉल्व करके आ जाइएगा। इंसेंटिव के बाद अगली चीज एग्जाम में आती है लेबर एफिशिएंसी रेशियो निकालने को। एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकालना है? ध्यान से, 10 घंटे का काम 8 घंटे में किया, तो ऊपर 8 नहीं, ऊपर 10, टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन इनटू 100 करिएगा। ऊपर जितना टाइम दिया था स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल करिएगा। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड अपॉन एक्चुअल, टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन, तब सही आंसर आएगा एफिशिएंसी रेशियो का। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट में क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? बच्चों लेबर टर्नओवर निकालने के लिए वो आपसे बोलते हैं 4-5 तरीके, जल्दी से सुन लो। एक, रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट में कैसे काम करेगा? आर अपॉन एवरेज नंबर ऑफ लेबर्स। आर मतलब नंबर ऑफ लेबर रिप्लेस, कितने लेबर छोड़ के गए वो नहीं बोल रहे, कितने रिप्लेस हो गए वो रिप्लेसमेंट मेथड में, जो गए और उनकी जगह नए दूसरे आ गए, तो आर अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। दूसरा मेथड इसमें आपसे पूछेगा सेपरेशन मेथड। सेपरेशन एल अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। डिनोमिनेटर में एवरेज नंबर है, बिल्कुल याद कर लो, डिनोमिनेटर में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ही है, और ऊपर जो बोला है बस वही है, यथा नाम तथा गुण। लेफ्ट सेपरेशन मेथड एस अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। एस मतलब जितने छोड़ के गए आपको उस पीरियड में। तीसरा मेथड इसमें आ सकता है आपको न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, एन अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। अब चौथे नंबर पे आता है फ्लक्स। अब फ्लक्स में दो हो सकते हैं, फ्लक्स वो बोल सकता है एसेशन के साथ या फिर असेशन के बगैर। अगर वो बोले विदाउट एसेशन तो फिर सिंपल है, आर प्लस एस, रिप्लेस्ड प्लस सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज, और वो बोले एसेशन के साथ करो तो आर प्लस एस प्लस एन, रिप्लेस प्लस सेपरेशन प्लस न्यू ज्वाइनिंग डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। ध्यान रखना बच्चों, 5 तरीके से लेबर टर्नओवर निकालने को बोलेगा। अब लेबर टर्नओवर में एक इंपॉर्टेंट बात, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम पीरियड का लेना। एवरेज कैसे निकालोगे? ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो एवरेज मिल जाएगा। बस पीरियड दोनों का सेम लेना, इसमें गलती बस मत करके आना, एग्जाम में ये ध्यान रखना। इसके बाद इसमें ही क्वेश्चन बोलता है लेबर टर्नओवर, सपोज तुम्हें क्वार्टर का दिया है, अब क्वेश्चन बोलता है एनएम का बताओ, कुछ मत करना, इंटू 4 कर देना। क्वेश्चन ने तुम्हें 1 महीने का दिया है, क्वेश्चन बोले साल भर का बताओ, तो इंटू 12 कर देना 1 महीने का निकालने के बाद। क्वेश्चन ने तुम्हें मान लो 90 दिन का दिया है और क्वेश्चन बोले 365 का निकालो डेज वाइज, तो कुछ मत करना, इंटू 365 डिवाइड बाय 90 कर देना, जो भी लेबर टर्नओवर आए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा इसी चैप्टर में एक आखिरी चीज होती है डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो तुमसे बोलेगा इनमें से डायरेक्ट एक्सपेंस आइडेंटिफाई करो। ध्यान रखना, बच्चे गलती करके आते हैं, उसमें वो हो सकता है डायरेक्ट मटेरियल भी लिख दे, डायरेक्ट लेबर भी लिख दे, तो डायरेक्ट मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे रॉयल्टी, जैसे स्पेसिफिक रेंट पेड फॉर स्पेशल मशीन, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आपको वहां आइडेंटिफाई करने को आ सकते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज लेबर। अगला टॉपिक है ओवरहेड। ओवरहेड में क्या करना है बच्चों? सुनो, पहला कॉन्सेप्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना होता है? कुछ नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट 2 होंगे क्वेश्चन में।
आपको जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन सबको लिख लेना है और उनको एक कोई बेसिस अलग अलग, जैसे कि रेंट के लिए फ्लोर एरिया बेसिस हो सकता है, जैसे पावर के खर्चे के लिए हॉर्स पावर ऑफ मशीन बेसिस हो सकता है, ऐसे आपको हर एक ओवरहेड के लिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए एक कोई बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट लेना है और उस बेसिस पर उठाकर प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में सारे खर्चों को, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट बांट देना है। हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और टोटल कर देना है। तो अब आपके पास सारे खर्चे जो हैं वो बट गए किसमें? प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखने वाली है बच्चों, कई बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस भी दे देगा। अब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस अगर दिए गए हो तो ध्यान रखना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इग्नोर कर देना, पर सर्विस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस है उनको भी इनडायरेक्ट के साथ में ऐड रहने देना, यह ध्यान रखना। इसके बाद शुरू होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है? सर्विस डिपार्टमेंट के जो टोटल आपको दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलाकर बोल रहा हूं, जितना सर्विस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में निकली है उसको आपको बांटना है। किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। कितने मेथड है बांटने के? पहला मेथड आपको मिलेगा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डीडीएम। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है? कुछ नहीं, क्वेश्चन बताएगा कि कौन कौन से सर्विस डिपार्टमेंट किस किस रेशियो में किस किस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं। बस उस सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आया है खर्चे का, उसको उठाकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देने का। सुन रहे हो गया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखने वाली बात क्या है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में? इसमें कभी भी एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्व नहीं करेगा, सारा खर्चा सर्विस से सीधे प्रोडक्शन में बटेगा। दूसरा होता है बेटा नॉन रेसिप्रोकल या स्टेप लैडर मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्व करेगा पर इन रिटर्न उसे सर्विस नहीं मिलेगी। क्वेश्चन बताएगा कौन सा डिपार्टमेंट किसको कितना परसेंट सर्व कर रहा है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सिंपल है, जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा हो प्रोडक्शन और सर्विस मिलाकर, सबसे ज्यादा को पहले उसे बांटो, फिर उसके बाद जो उससे कम, जो उससे कम, और जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे कम को सर्व कर रहा है उसे सबसे आखिरी में बांटने का, यह ध्यान रखना है आपको ओवरहेड में, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। तीसरा मेथड इसके बाद आता है आपका रेसिप्रोकल, जहां सारे सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में दो ही सर्विस डिपार्टमेंट देंगे और वो दोनों एक दूसरे को सर्व कर रहे होंगे, वहां रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल के अंदर में हमारे पास में तीन मेथड है बांटने के लिए। कौन से तीन मेथड है? सबसे पहला मेथड आपको आएगा रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कुछ नहीं करना बच्चों, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट सारे लिख लो, सबका टोटल लिख लो, जो भी ओवरहेड का टोटल है। हां, सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का भी टोटल लिख लेना, लिख लो और उस कॉस्ट को एक एक करके उठा के बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ। जैसे एक का बांटोगे सबको, फिर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट का सबको बांटोगे तो पहले वाले में भी कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं। ऐसा कब तक करो? अरे 5-6 स्टेप कर लो, जहां एक नॉमिनल सा फिगर आ जाए वहां किसी एक जगह पे सारे कॉस्ट को राउंड ऑफ कर दो, ताकि सारे सर्विस डिपार्टमेंट क्या हो जाए? जीरो। और फिगर कहां, ध्यान रखना, जीरो होंगे नहीं, आपको करना पड़ेगा। जब नॉमिनल सा फिगर बचे 5-6 स्टेप के बाद, नॉमिनल का मतलब करोड़ों में हजार भी नॉमिनल होता है भाई, ध्यान रखने का। तो नॉमिनल सा फिगर जब बचे तो उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में राउंड ऑफ कर देना और जीरो कर देना, यह ध्यान रखना। अपने आप नहीं होंगे जीरो, नहीं तो 3 घंटे करते रहोगे। दूसरी बात, ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल एंड एरर में क्या होता है पता है? आपको पहले सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट दोनों रख लेने हैं। अब ये सर्विस डिपार्टमेंट इसको 10% दे रहा है तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है उसका 10% इसको दे दो। फिर दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट जो S2 है, उसमें जो टोटल कॉस्ट आ गई उसकी पहले से जो थी प्लस S1 से आई, उसका टोटल मिलाकर सपोज वो 20% S1 को दे रहा है तो यहां से 20% यहां दे दो। फिर जो यहां पर आई उसका 10% यहां दे दो। ध्यान से, अब यहां पर जो आई उसका 10%, टोटल का नहीं, सिर्फ यहां अब जो आई है। एक बार जो बढ़ गई उसे दोबारा मत बांटना, ये ध्यान रखना। फिर इसका 20%, फिर इसका 10%, ये क्रॉस ऐसे आप बांट दो। जैसी 5-6 स्टेप में नॉमिनल सा फिगर आ जाए तो वहां पर रुक जाओ। अब क्या करने का है इसके बाद? इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। इसके बाद जो टोटल मिला आपको दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का, अब आपको कुछ भी नहीं करना। इन सर्विस डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो सर्विंग का रेशियो क्वेश्चन दे रहा हो, उस रेशियो में इस कॉस्ट को बांट देना। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली, जितनी कॉस्ट यहां टोटल में निकली है ना, पूरी नहीं बटेगी। जैसे मान लो कॉस्ट निकली 10 लाख S1 की और 20
लाख S2 की, तो ये 10 और 20 लाख पूरा नहीं बटेगा P1 P2 को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अगर S1 P1 P2 को 50 और 40% सर्व करता है तो इस 10 लाख का 90% ही बांटना, 10% भूल जाना, इग्नोर कर देना, ध्यान रखना क्वेश्चन में। और उसी तरह मान लो S2 का 20 लाख है और S2 P1 और P2 को मान लो 30 और 40% देता है, तो सिर्फ 70% बांटना 20 लाख का, बाकी के 30% को इग्नोर कर देना। यह बात आपको यहां पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी पड़ेगी। और तीसरा मेथड होता है, और इसके बाद जो भी आएगा वो फाइनल आपका कॉस्ट आ गया, कितना बटना था वो पता चल गया। तीसरा मेथड होता है इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड क्या बोलता है सर? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड बोलता है बच्चों, आपको इक्वेशन बनानी है। कैसी इक्वेशन बनानी है? जैसे सर्विस डिपार्टमेंट 1 का जो टोटल ओवरहेड क्वेश्चन में दिया है वो ले लो, प्लस S2 S1 को जितना परसेंट सर्व कर रहा है वो ले लो। सपोज S2 S1 को 10% सर्व कर रहा है, तो यहां पर आएगा S1 की जो टोटल कॉस्ट है प्लस 10% ऑफ S2, और S2 की एक इक्वेशन बनेगी जिसमें S2 का जो टोटल खर्चा क्वेश्चन लिखा है वो प्लस सपोज S1 S2 को 5% सर्व करता है तो 5% ऑफ S1। अब किसी एक जगह पर रख दो फिगर S1 और S2 में से किसी एक जगह पे, और पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, और आपको S1 और S2 की क्या मिल जाएगी? कॉस्ट। इक्वेशन बनाना बस आना चाहिए, इक्वेशन तो फिर सॉल्व करना है आपको। सुन रहे हो? इक्वेशन कैसे बनेगी? S1 इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट जो S1 की क्वेश्चन ने लिखी है प्लस जितना परसेंट S2 सर्व कर रहा है वो ऐड कर दो, परसेंटेज ऑफ S2, और S2 की कॉस्ट S1 को, S2 का जो टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में प्लस जितना परसेंट S1 S2 को सर्व कर रहा है परसेंटेज ऑफ S1, और इसके बाद एक इक्वेशन को दूसरे में रख देना, आंसर आ जाएगा भाई लोग। अब जब आंसर आ जाए तो यहां भी सेम चीज ट्रायल एंड एरर मेथड वाली याद रखना कि जो टोटल आया S1 और S2 का वो पूरा P1 P2 में मत बांटना, उसमें से P1 P2 को वो जितना परसेंट सर्व कर रहे हैं बस उतना ही परसेंट बांटना, जस्ट लाइक ट्रायल एंड एरर मेथड जो मैंने आपको समझाया था। चलिए बच्चों, ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और ये हो गया सारे के सारे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अगली चीज क्वेश्चन क्या बोलता है? अगली चीज क्वेश्चन बोलता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने को। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालना है भाई लोग? जब भी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की बात आए तो तीन बातें हमेशा याद रखो क्वेश्चन में। जब भी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हो तो कौन सी तीन बातें याद रखना है सर हमको? पहली बात, पहले ये चेक करो कि बजट रेट है कि एक्चुअल रिकवरी रेट है। रिकवरी एब्जॉर्प्शन एक ही बात होती है, बजटेड रिकवरी रेट है कि एक्चुअल रिकवरी रेट है। अगर बजटेड ओवरहेड रिकवरी रेट है तो कब निकलेगा? जब आपको ओवरहेड बजटेड दिया हो और डिवाइड बाय जो भी आप रेट डिवाइड कर रहे हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो भी बजटेड दिया हो, तब कौन सा रेट निकलता है? बजटेड। बजटेड बोले तो एस्टिमेटेड। और अगर एक्चुअल ओवरहेड दे रखा हो क्वेश्चन में और डिनोमिनेटर जो भी है वो भी एक्चुअल दे रखा है तो एक्चुअल रिकवरी रेट या एक्चुअल एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है। तो पहली बात, बजटेड है या एक्चुअल है, क्योंकि ये ध्यान रखना, अगर बजटेड है तो ही अंडर ओवर रिकवरी होगी बाद में, लेटर ऑन। अगर बजटेड नहीं है, एक्चुअल है, तो अंडर ओवर रिकवरी होगी ही नहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब अगली बात इसमें इंपॉर्टेंट दूसरी क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह होती है कि भाई साहब ब्लैंकेट है कि डिपार्टमेंट वाइज है। ब्लैंकेट और डिपार्टमेंट वाइज में क्या फर्क होता है? देखो, 3-4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हमने सबके ओवरहेड का टोटल कर दिया और डिवाइड बाय जिस भी बेस से रिकवरी रेट निकालना चाह रहे हैं डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया टोटल। चारों डिपार्टमेंट जितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं सबके ओवरहेड का टोटल और सबके डिनोमिनेटर का टोटल करके एक ही रिकवरी रेट निकाल दिया, तो वो कहलाता है ब्लैंकेट रिकवरी रेट। एक ही रिकवरी रेट से सबको रिकवर कर रहे हैं। और दूसरा होता है डिपार्टमेंट वाइज, हर एक डिपार्टमेंट का अलग ओवरहेड का टोटल डिवाइड बाय उसके डिनोमिनेटर से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये निकलता है बच्चों आपका डिपार्टमेंट वाइज रिकवरी रेट। और तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, वो होती है बच्चों क्या? वो होती है, आपने चेक कर लिया पहला चेक कर लिया कि भैया बजटेड है कि एक्चुअल है, दूसरा आपने चेक कर लिया ब्लैंकेट है या डिपार्टमेंट वाइज है, और तीसरा मेथड। तीसरी चीज मेथड, किस तरीके से एब्जॉर्व करना है। तो बेटा टोटल वैसे दो मेथड है, आउटपुट बेसिस, इनपुट बेसिस। आउटपुट बेसिस का मतलब जो भी ओवरहेड तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का निकला डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट कितना ओवरहेड ऐड करना है आपको प्राइम कॉस्ट में वो मालूम चल जाएगा। और दूसरा तरीका होता है इनपुट बेस। अब इनपुट के अंदर में 5 है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, लेबर आर रेट और मशीन आर रेट। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल क्या है? कुछ नहीं करना, जो ओवरहेड है जिसे रिकवर करना है डिवाइड बाय टोटल डायरेक्ट मटेरियल जितना है इनटू 100 कर दीजिए, तो परसेंटेज पता चल जाएगा। अब जितना मटेरियल लग रहा है उसका ये परसेंट ऐड कर दो तो अपने आप ओवरहेड एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर में बिल्कुल सेम टू सेम चलना है, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय
टोटल लेबर कॉस्ट कर दो इंटू 100%, पता चल जाएगा कि वेजेस का कितना परसेंट ओवरहेड हमें चार्ज करना है। परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल प्राइम कॉस्ट कर दो। ध्यान रखना हमेशा न्यूमरेटर में ओवरहेड ही रहेगा क्योंकि उसी की रिकवरी करना है, और डिनोमिनेटर में जिस बेस पे कर रहे हो वो बेस आ जाएगा। और चौथा डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आर रेट, लेबर आर रेट में ध्यान से टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल लेबर आर नहीं, इफेक्टिव लेबर आर। इफेक्टिव लेबर आर कैसे निकलता है? टोटल लेबर आर माइनस नॉर्मल लॉस हटा दियो, नॉर्मल आइडल टाइम हटा दियो। और पांचवा मशीन आर रेट, मशीन आर रेट में भी कैसे निकलेगा? टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय इफेक्टिव मशीन आवर्स। इफेक्टिव मशीन आवर्स कैसे निकलते हैं? टोटल मशीन आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, यहां भी माइनस कर देना। माइंड इट, एबनॉर्मल माइनस मत करना, सिर्फ नॉर्मल आइडल टाइम मशीन का माइनस करना है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसी के साथ जब मशीन आर रेट एग्जाम में आएगा तो आपको प्रेजेंटेशन ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन सिंपल है, मशीन आर रेट निकलेगा कैसे? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या होगा? टोटल ओवरहेड। डिनोमिनेटर में क्या होगा? इफेक्टिव मशीन आवर्स। लेकिन टोटल ओवरहेड निकालने के लिए एक टेबल बना देना, उस टेबल में आप फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल करके ओवरहेड को बांट सकते हो, या स्टैंडिंग चार्जेस, मशीन चार्जेस करके ओवरहेड को आप बांट सकते हो। तो कैटेगराइज करके एक अच्छा प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को दे देना मशीन आर रेट निकालने के लिए। यह निकल गया ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ओवरहेड में, तो आगे आता है अंडर और ओवर रिकवरी का कॉन्सेप्ट। ये क्या है साहब? सिंपल, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अंडर ओवर रिकवरी कैसे निकालना है? एक्चुअल ओवरहेड और उसके सामने रखो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड तो क्वेश्चन बताएगा कितना है, एब्जॉर्ब्ड कैसे निकलता है? तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकलता है जो आपने बजटेड रिकवरी रेट निकाला था इनटू जो एक्चुअल आपका इनपुट या आउटपुट है वो। कहने का मतलब क्या है सर आपका? मतलब मान लो कि मैंने सोचा था मेरी कोचिंग का रेंट था 10 लाख और मैंने सोचा था मेरे पास पढ़ने के लिए आएंगे 1000 बच्चे, तो मैंने पर बच्चा, या कोचिंग का रेंट था 1 लाख और मैंने सोचा था पढ़ने के लिए आएंगे 1000 बच्चे, तो पर बच्चा मैंने फीस में 100 रुपए रेंट ऐड कर दिया। अब पढ़ने रियल में आए 900 ही बच्चे, तो 900 बच्चे इंटू 100 रुपया जो मेरा निकला वो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे मेरे को कितना मिलेगा? 90,000। ये है एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड। तो एक्चुअल खर्चा, अब मान लो एक्चुअल रेंट जो मैंने सोचा था 1 लाख भी सोचा था और 1000 बच्चे आएंगे ये भी सोचा था, तो बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड रिकवरी, बजटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दिया था, तो बजटेड रिकवरी रेट कितना आया था? 100 रुपया पर बच्चा। अब देखो एक्चुअल ओवरहेड, मान लो एक्चुअल रेंट देना पड़ा 1.25 लाख, 1,25,000। अब रिकवर बच्चे आए 900 ही, और हर बच्चे से रिकवर कितना कर रहा हूं? 100, क्योंकि मैंने रेट तो 100 निकाला था, तो रिकवर्ड हुआ 90,000। तो 1,25,000 एक्चुअल है और रिकवर्ड कितना है? 90,000 कैसे निकला? जो बजटेड रिकवरी रेट था इनटू एक्चुअल जो आपका हुआ है, एक्चुअल बच्चे कितने आए हैं? 900। अब ऐसी अगर ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स हो तो एक्चुअल आवर्स इनटू जो बजटेड रेट निकला था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां एब्जॉर्ब और यहां एक्चुअल निकाला। अब कंपेयर करो, अगर एक्चुअल ज्यादा है और रिकवर्ड कम है तो वो अंडर रिकवरी है, अगर एक्चुअल कम है रिकवर्ड ज्यादा है तो वो ओवर रिकवरी है। अब अंडर ओवर रिकवरी निकालना आ गया सर, अब अंडर ओवर रिकवरी आ गई तो क्या करें? अब आपको इसके रीजन जानने पड़ेंगे, आखिर क्यों आई। अगर नॉर्मल रीजंस के कारण से अंडर ओवर रिकवरी आई है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन बता देगा। नॉर्मल रीजन कैसे होते हैं? जैसे डिफेक्टिव प्लानिंग है, तो ये नॉर्मल रीजन में आता है कि भैया प्लानिंग को ही सोच थोड़ ना सकता है। तो अगर किसी नॉर्मल रीजन के कारण से हुआ है तो उसे आप क्या करोगे? उसके लिए सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट आपको निकालना है, सप्लीमेंट्री एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। और एबनॉर्मल रीजन से है तो वो तो सीधा कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। अब सप्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे सर? तो कुछ भी नहीं करना, ध्यान से क्वेश्चन खुद बताएगा कितना अंडर या ओवर रिकवरी है, वो डिवाइड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स लेना। अब सर ये इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है? क्वेश्चन आपको 3 प्रकार की यूनिट्स देगा। एक क्वेश्चन बताएगा कितनी यूनिट बिक गई, गुड्स सोल्ड, एक बताएगा कितनी फिनिश्ड है, और एक बताएगा WIP। अब फिनिश्ड और सोल्ड की तो यूनिट्स टोटल ले लेना। अब WIP में मान लो क्वेश्चन बोले 1000 यूनिट है, लेकिन मान लो वो 60% कंप्लीट है, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएंगी 600, तो बाकी दोनों की तो पूरी ले लेना। WIP में आपको ध्यान रखना है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई करना। अब ये टोटल यूनिट्स निकल गई बच्चों। अब आपको जो भी जितना भी अंडर ओवर रिकवरी थी वो डिवाइड बाय ये नंबर ऑफ यूनिट्स कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? सप्लीमेंट्री रेट मिल जाएगा बच्चों। और उस रेट से आपको नंबर ऑफ यूनिट को जो अभी मैंने बताई मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, तो आपको पता चल जाएगा किस पर कितना सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री ओवरहेड चार्ज करना है बच्चों। इसी के साथ ये पूरा ओवरहेड टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके बाद हम अगले उस पे आते हैं, ABC कॉस्टिंग। अब ये क्या था भाई साहब? ABC कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सुन लो, 2 लाइन में बता रहा हूं।
A अपॉन सी, खत्म ABC। सर A अपॉन सी, A फॉर एक्टिविटी और C फॉर कॉस्ट ड्राइवर। एक्टिविटी की जो कॉस्ट हो वो न्यूमरेटर में ले लो और डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर क्वेश्चन बताएगा, जैसे सैलरी एक एक्टिविटी का मतलब जो भी खर्चा हो रहा है वो एक एक्टिविटी है। सैलरी एक एक्टिविटी है, डेप्रिसिएशन एक एक्टिविटी है, रिपेयर मेंटेनेंस एक एक्टिविटी है, जितने खर्चे दे रखे वो सारे एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी ले लो, डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर। क्वेश्चन बताएगा किस एक्टिविटी का क्या कॉस्ट ड्राइवर है, और ना बताए तो हमें अपना दिमाग लगा के आइडेंटिफाई करना है कि यार सैलरी का कॉस्ट ड्राइवर तो नंबर ऑफ ह्यूमन होने चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होने चाहिए। मशीनरी या डेप्रिसिएशन का कॉस्ट ड्राइवर एसेट का वैल्यू होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका क्या कॉस्ट ड्राइवर है। अब उस कॉस्ट को डिवाइड बाय ड्राइवर कर दो, उस एक्टिविटी कॉस्ट को डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर कर दो, AC अपॉन CD, एक्टिविटी कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ड्राइवर। तो आपको पर एक्टिविटी क्या कॉस्ट है पर ड्राइवर वो पता चल जाएगी। अब क्वेश्चन इसके बाद पता है क्या देता है, इसके बाद क्वेश्चन तुमको देता है कौन कौन से प्रोडक्ट में कितने कितने कॉस्ट ड्राइवर लग रहे हैं, कॉस्ट ड्राइवर कितने कितने लग रहे हैं। तो अब हर एक के कॉस्ट ड्राइवर से जो उसकी एक्टिविटी कॉस्ट निकली वो मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ध्यान रखना इसका पर्पस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का वही है जो ओवरहेड का है, बस ओवरहेड एक ट्रेडिशनल वे है जिसे एब्जॉर्प्शन मेथड भी बोलते हैं, और एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर एक मॉडर्न वे है जो ज्यादा ऑथेंटिक है, जो सीधे ओवरहेड को प्रोडक्ट पर चार्ज कर देता है। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 5, दैट इज ABC। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 6। चलिए चैप्टर नंबर 6, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में क्या देखना है बच्चों आपको, कॉस्ट शीट का तो बस फॉर्मेट याद रखो यार, और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग डायरेक्ट मटेरियल, फिर उसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस, फिर उसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान रखना मिल जाएगा आपको प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आपको क्या ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऐड करो ओपनिंग WIP, लेस करो क्लोजिंग WIP, मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें 4 आइटम्स ऐड करो, 1 आइटम लेस करो। कौन से 4 आइटम ऐड करोगे, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इन 4 को ऐड करो, और अगर कोई स्क्रैप वैल्यू मिली है मटेरियल को बेचने से वो माइनस करो, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करो, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करो, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेशन जनरल वाले खर्चे रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो ऊपर चले गए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले खर्चे ऐड करो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ऐड करो, सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट ऐड करो। और अगर क्वेश्चन ने कोई फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट वगैरह दी है तो जनरली ये कॉस्ट शीट में नहीं आती, पर क्वेश्चन ने दी हो तो इसे भी लास्ट में यहीं पर ऐड करो तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसमें प्रॉफिट ऐड करो तो मिलेगा सेल्स। नीचे नोट जरूर डाल के आना कि फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट जनरली इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट बट एज गिवन इन क्वेश्चन, देयरफॉर हमने उसको लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट मानकर ऐड कर दिया है एज गिवन इन ICAI मॉड्यूल ने भी यही किया है। अब इसके अलावा बच्चों ये पूरा का पूरा आपका हो गया कॉस्ट शीट में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कॉस्ट शीट में क्या याद रखनी है भाई साहब, एबनॉर्मल कॉस्ट अगर है तो हम क्या करेंगे, तो एबनॉर्मल कॉस्ट अगर कुछ भी हो तो उसे कॉस्ट शीट में शामिल नहीं करना है, उसे कॉस्ट शीट से हटाना मत, वो नॉर्मली उसको माइनस नहीं करना, ये ध्यान रखना है। एबनॉर्मल कॉस्ट को कॉस्ट शीट से, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में से कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करेगा, उसे कॉस्ट शीट से माइनस मत करना। अगर कोई सब्सिडीज ग्रांट मिली है तो उसे कॉस्ट शीट से माइनस कर देना। जब कोई पेनल्टीज लगी है तो ये एबनॉर्मल लॉस है, इसे कॉस्ट शीट में शामिल मत करना, क्योंकि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट को नहीं बढ़ाएंगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने मटेरियल में भी आपको सिखाया था। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट 3 और मैंने बता दिए कि एबनॉर्मल लॉस अगर कुछ है तो उसे कॉस्ट शीट से अलग कर देना, उसे कॉस्ट शीट में लेना ही नहीं है। पेनल्टीज है कॉस्ट शीट में कहीं आएंगे ही नहीं, सब्सिडीज ग्रांट है तो वो कॉस्ट से आपको माइनस कर देना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 6, दैट इज कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गया बच्चों। अब इसके बाद अगले चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। साहब सिंपल 3 बातें हैं इसमें। पहली बात नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से अकाउंटिंग, दूसरा इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से अकाउंटिंग, और तीसरा रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट प्रॉफिट एंड फाइनेंस प्रॉफिट। ध्यान से सुन लो, फटाफट बता रहा हूं। पहली बात नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जहां कॉस्ट की बुक्स अलग मेंटेन है और फाइनेंशियल बुक्स अलग मेंटेन है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में मेंटेन हो रहे हैं, उसे बोला जाता है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंटिंग कैसे होती है, तो बच्चों मैंने पूरी अकाउंटिंग को 4 पार्ट्स में तोड़ा था।
एक अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल, एक अकाउंटिंग ऑफ वेजेस, तीसरी अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड और चौथा ट्रांसफर एंट्रीज और कैलकुलेशन ऑफ P&L, इसकी अकाउंटिंग। कुल मिला के 4 ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं पूरा अकाउंटिंग सिस्टम में। अब नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंटिंग करते समय बस इतनी सी बात याद रखना है आपको कि जो कॉस्ट शीट में आपने पढ़े थे, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स, WIP, ये जो नाम कॉस्ट शीट में थे उन नामों को छोड़कर बाकी सबको CLC नाम से लिखना है। जैसे कैश अकाउंट है तो CLC, आपको उसका नाम नहीं लेना, उसकी जगह CLC वर्ड लिखना। जैसे रॉ मटेरियल परचेज नॉर्मल एंट्री होती, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश, हम लिखेंगे रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC। ध्यान रखना CLC मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल है, CLC मत लिख के आना, कॉस्ट लेजर कंट्रोल पूरा लिख के आना। हाँ, और हर जगह कंट्रोल जरूर लगा देना। जैसे रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब चलो फटाफट मैं तुम्हें अकाउंटिंग सिखाता हूं। अकाउंटिंग कैसे होनी है, वही रूल है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, गिरेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, गिरेगी तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, गिरेंगे तो क्रेडिट, और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट और गिरेगी तो डेबिट। वही रूल फॉलो होने, कुछ अलग नहीं होना है। सबसे पहले मटेरियल से रिलेटेड मेन एंट्रीज बता रहा हूं। पहला, रॉ मटेरियल खरीदोगे तो एंट्री पास करना रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC। अब रॉ मटेरियल स्टोर में अगर ट्रांसफर करना पड़े तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, ये ध्यान रखना। अब कई बार होता है अगर क्वेश्चन में सीधा स्टोर लेजर लिखा है, सीधे भी एंट्री पास कर देना SLT टू CLC, स्टोर लेजर कंट्रोल टू CLC, रॉ मटेरियल को लेके मत आना। अगर सीधे स्टोर में भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टोर से मटेरियल इशू हुआ प्रोडक्शन के लिए तो जब प्रोडक्शन के लिए इशू होगा WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर कम हो गया, WIP बढ़ गया। फिर इसके बाद अगला क्या हो सकता है, वहां से वापस आ गया कुछ माल बिना बने, तो वापस आ गया तो रिवर्स एंट्री कर दो, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP, उल्टी एंट्री पास कर दो, ध्यान रखना आप। इसके बाद और क्या हो सकता है उसके साथ मटेरियल में, मान के चलो हमने सीधे मटेरियल खरीदा और सीधे हमने प्रोडक्शन में ले गए, हम स्टोर में लेके ही नहीं आए, तो सीधा WIP टू खरीदने को कैश या क्रेडिटर, तो कैश क्रेडिटर की जगह क्या वर्ड लिखना है CLC, तो WIP अकाउंट डेबिट टू CLC। ये मटेरियल से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई मटेरियल इनडायरेक्ट पर्पस के लिए यूज हो रहा है, एग्जाम में आ सकता है ये वाला, तो इनडायरेक्ट पर्पस के लिए यूज हो तो ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू SLC, मटेरियल कम हो गया, खर्चा बढ़ गया, ओवरहेड, कौन सा ओवरहेड, जहां गया फैक्ट्री में गया तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस में गया तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेल्स डिपार्टमेंट में गया तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू SLC। ये आपको ध्यान रखना है मटेरियल के केस में। अच्छा, अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो भी ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू SLC। अच्छा, अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो फिर कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू SLC। हर जगह स्टोर कम कर दो और जहां जा रहा है वो खर्चा बढ़ा दो, सिंपल सी बात है। जब मटेरियल इशू होगा स्टोर कम हो जाएगा टू SLC और जहां जा रहा है वो डेबिट कर दो। अगर प्रोडक्शन में जा रहा है WIP डेबिट कर दो, अगर वो इनडायरेक्ट पर्पस के लिए जा रहा है तो ओवरहेड डेबिट कर दो, अगर नॉर्मल लॉस है तो ओवरहेड डेबिट कर दो, एबनॉर्मल लॉस है तो कॉस्टिंग P&L डेबिट कर दो। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और जहां उलझो वहां पहले नॉर्मल एंट्री सोचना, फिर उसमें नाम हटा के CLC लिख देना, जितने नाम मैंने बताया उनको छोड़ के जो कॉस्ट शीट में नाम आते हैं। दूसरा, अब इसके बाद लेबर की तो सिंपल है, वेजेस, लेबर की क्या एंट्री है, पार्ट 2 वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक की जगह CLC सबसे पहले। अब इस वेजेस को राइट ऑफ करना है तो दो वेजेस हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वेजेस WIP से राइट ऑफ करो, WIP टू वेजेस कंट्रोल, और इनडायरेक्ट वेजेस को ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। अब ओवरहेड कौन सा, तो फिर बार बार नहीं बोलूंगा, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, जहां का है वो वाला ओवरहेड अकाउंट डेबिट कर देना। तीसरे नंबर पर आता है तुम्हारा, कौन सा आता है तीसरे नंबर पर बच्चों, तीसरे नंबर पर आता है आपका ओवरहेड अकाउंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला अकाउंट, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो भी ओवरहेड होगा, 3 ओवरहेड हो सकते हैं, बेसिकली 4 हो सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक अलग ओवरहेड है, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग ओवरहेड है, और एक हो सकता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ओवरहेड जब भी खर्चा होगा एंट्री का करोगे, यही चारों ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू CLC। ये तो हो गया ओवरहेड इनकर्ड, खर्चे की इनकर्ड। अब ओवरहेड इनकर्ड के बाद आता है ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड या चार्ज। एग्जाम में इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हो, इसका मतलब होता है ओवरहेड को राइट ऑफ करना। अब राइट ऑफ में क्या बताया था मैंने, याद रखने का आपको, क्या याद रखना है बच्चों ओवरहेड में आपको, फैक्ट्री ओवरहेड को किससे राइट ऑफ करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड को WIP से राइट ऑफ करना है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन को किससे राइट ऑफ करना है, फिनिश गुड्स से राइट ऑफ करना है। फिर उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को किससे राइट ऑफ करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट से राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने मतलब ओवरहेड जब हुए थे इनकट तो डेबिट थे, तो इन सबको क्रेडिट कर दो। डेबिट किससे करना है तो मैंने बता दिया है, किसको किससे राइट ऑफ करना ये मत भूलना, बस आप गड़बड़ नहीं करना यहां पे। अब क्या करोगे, एक तरफ इनकर्ड है, एक तरफ राइट ऑफ या चार्ज है, उसे कंपेयर कर लो। जो भी है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, मतलब खर्चा हुआ ज्यादा है, रिकवर
रिकवर कम हुआ, अंडर रिकवरी है। अगर डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब खर्चा हुआ कम है, रिकवर ज्यादा हो गया, ओवर रिकवरी है। कुछ नहीं करना, जो भी ओवरहेड का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस आए ना, उसे कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर करके खत्म कर देना। अगर डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो कॉस्टिंग पी एंड एल टू ओवरहेड, ओवरहेड को खत्म करना है, और अगर क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है ओवरहेड का, तो फिर ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया बच्चों? इस तरीके से आपने ओवरहेड खत्म कर दिया। अब ओवरहेड के बाद आखिरी में ट्रांसफर एंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर एंट्रीज कैसे होती है? ट्रांसफर एंट्रीज में सबसे पहले एक एक करके, सबसे पहले WIP से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा, तो फिनिश गुड्स अकाउंट जहां जा रहा है वो डेबिट, जहां से जा रहा है वो क्रेडिट। WIP फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। फिर फिनिश गुड्स से कहां ट्रांसफर होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल टू फिनिश गुड्स अकाउंट। और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स से कहां जाएगा? कॉस्टिंग पी एंड एल में, तो कॉस्टिंग पी एंड एल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। और फिर कॉस्टिंग पी एंड एल में एक और एंट्री किसकी आएगी? सेल्स की, तो क्या एंट्री पास होगी? सेल्स की। नॉर्मल सेल की एंट्री बोलो, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहां पर एंट्री पास करना CLC अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल। अब कॉस्टिंग पी एंड एल के जब डेबिट और क्रेडिट साइड देखोगे तो क्रेडिट में दिख रहा होगा बाय CLC, डेबिट में दिख रहा होगा टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो अपने आप कॉस्टिंग पी एंड एल में क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट या लॉस। जो भी प्रॉफिट लॉस आए उसे भी कहां ट्रांसफर कर देना? CLC में ही ट्रांसफर कर देना। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कॉस्टिंग पी एंड एल टू CLC, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, या CLC टू कॉस्टिंग पी एंड एल, ये लॉस ट्रांसफर हो गया। ये एंट्री आपको ट्रांसफर की भी याद रखनी पड़ेगी। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में जनरल एंट्री आएगी, इसके चांसेस कम है। लेजर बनाने आते हैं, लेजर, तो भैया यही सारी एंट्रियां लेजर में पोस्ट कर देना। बस एक जगह पे गलती होती है, क्या? लेजर को सीक्वेंस में क्लोज करना। सीक्वेंस में मतलब सबसे पहले रॉ मटेरियल का लेजर क्लोज करना, सब ट्रांसफर हो गया, आखिरी में जो बचा वो बाय क्लोजिंग बैलेंस खत्म, बाय बैलेंस CD। फिर दूसरे नंबर पे WIP के लेजर को क्लोज करना, तो WIP से जितना फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गया वो हो गया, जो बचा वो बाय बैलेंस CD। फिर तीसरे नंबर पर WIP के बाद क्लोज करना फिनिश गुड्स के लेजर को, जितना कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर हो गया, बाकी का बाय बैलेंस CD। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के लेजर को क्लोज करना, कॉस्ट ऑफ सेल्स के लेजर का कोई बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ कॉस्टिंग पी एंड एल में चला जाएगा, और उसके बाद क्लोज करना आखिरी में कॉस्टिंग पी एंड एल को जो भी प्रॉफिट ट्रांसफर हो। अगर लेजर को इस सीक्वेंस में क्लोज करोगे एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब आते हैं दूसरे पर, इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कुछ नहीं है। जो नॉन इंटीग्रेटेड में एंट्रीज मैंने तुम्हें बता दी ना बच्चों, वही की वही एंट्रीज को क्या करने का? आपको उन्हीं एंट्रीज को वापस से सेम करना है बस। अब CLC VLC का कोई काम नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल बुक्स और कॉस्ट बुक एक ही हो गई हैं। तो यहां पर आपको कैश है तो कैश लिखो, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर लिखो, जो एक्चुअल नाम है बस वो उस लेजर का नाम लिखो। CLC वर्ड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। और तीसरे नंबर पर आता है बच्चों आपका रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड रिकंसिलिएशन बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट। रिकंसिलिएशन का क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में ही रिकंसिलिएशन होगा। यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब रिकंसिलिएशन कैसे होगा सर? तो सिंपल, मेरी बात सुनो ध्यान से। ऊपर आप एक प्रॉफिट लिखोगे एज पर कॉस्ट प्रॉफिट इतना है, नीचे आप लिखोगे फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना है। अब आपको सिर्फ जितने भी रीजन से डिफरेंस के उनको एडलेस करते जाना है, अपने आप रिकंसिलिएशन होगा। बच्चों रिकंसिलिएशन करने में एडलेस क्या करना है वो होश रखने की जरूरत नहीं है, आपको रीजंस बस याद रखने हैं। कितने रीजन से डिफरेंस आ सकता है? टोटल मिलाकर, ध्यान से सुन लो मेरी बात, टोटल मिलाकर 4 रीजन से जिससे डिफरेंस आ सकता है। एक, ऐसी इनकम्स जो फाइनेंशियल बुक्स में है कॉस्ट बुक में नहीं है। हो सकती है, हाँ, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रेंट रिसीव्ड है, ये सारी इनकम फाइनेंशियल बुक्स में आती है पर कॉस्ट बुक में नहीं आती। शेयर ट्रांसफर की फीस रिसीव हुई, ये सारी वो इनकम है जो फाइनेंशियल बुक्स में है पर कॉस्ट बुक्स में नहीं है। दूसरे, ऐसे एक्सपेंस जो फाइनेंशियल बुक्स में कॉस्ट बुक में नहीं है। ऐसे एक्सपेंस कौन से हो सकते हैं? अरे भाई, रेंट पे किया, डिविडेंड पे किया, इंटरेस्ट पे किया, ये सारे ऐसे खर्चे हैं। गुडविल राइट ऑफ करी, प्री एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करा, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग नेचर, नॉन प्रोडक्शन नेचर के खर्चे, ये सारे खर्चे फाइनेंशियल बुक्स में आते हैं, कॉस्ट बुक्स में नहीं आते हैं। तीसरे नंबर पर ऐसी खर्चे जो कॉस्ट बुक्स में है पर फाइनेंशियल बुक्स में नहीं है। क्या ऐसे कोई खर्चे हो सकते हैं? सुनो, रियल खर्चे तो ऐसे हो ही नहीं सकते क्योंकि फाइनेंस बुक्स में तो सारे ही आते हैं, लेकिन नोशनल हो सकते हैं। नोशनल रेंट, नोशनल सैलरी, नोशनल डेप्रीशिएशन, ये सब ऐसे नोशनल इंटरेस्ट। ये नोशनल का मतलब क्या होता है सर? मतलब ऐसे खर्चे जो रियल में नहीं हुए पर ओनर ये मान के चल रहा है, मैन्युफैक्चरर, कि अगर फैक्ट्री मैंने रेंट पे ली होती तो
तो वो नोशनल रेंट ऐड कर दे रहा है। अगर मैंने अपना पैसा ना लगाया होता, लोन लिया होता, तो नोशनल इंटरेस्ट ऐड कर दे रहा है। तो ये सारे खर्चे क्योंकि हाइपोथेटिकल खर्चे हैं तो कॉस्ट बुक में तो होंगे पर फाइनेंशियल बुक्स में नहीं होंगे। 3 हो गए। और चौथा हो सकता है डिफरेंस ऑफ पॉलिसीज। डिफरेंस ऑफ पॉलिसीज में क्या हो सकता है भाई? हो सकता है तुम स्टॉक फाइनेंशियल बुक फीफो पे ले रही हो, कॉस्ट बुक स्टॉक को लीफो पे ले रही हो सकता है कि आप डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी से लगा रहे हो, वो एसएलएम से लगा रहे हो सकता है कि आप एक्चुअल बेसिस पे खर्चे बुक करते हो और वो एब्जॉर्ब्ड बेसिस पे कॉस्ट शीट खर्चे बुक करती है। तो इन कारण से बेटा टोटल मिला के 4 ही कारण है। इनकम जो फाइनेंस बुक्स में कॉस्ट में नहीं, एक्सपेंस जो फाइनेंस बुक्स में कॉस्ट में नहीं, एक्सपेंस जो कॉस्ट बुक में फाइनेंस में नहीं, और अदर रीजंस। अदर्स में क्या आ सकता है? चेंज ऑफ डिफरेंस ऑफ पॉलिसीज। अब आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि ऊपर अगर आपने मान लो फाइनेंस प्रॉफिट रखा तो आपका सिंपल रूल बनेगा, डू व्हाट कॉस्ट प्रॉफिट हैज डन। आप अपने हाथों पे फाइनेंस प्रॉफिट कॉस्ट प्रॉफिट सोच के चलना। अब बस आपको क्या करना है मालूम? आपने अगर ऊपर रखा है अपनी कॉपी के सॉल्यूशन में ऊपर रखा है फाइनेंस प्रॉफिट, तो आपका रूल है डू व्हाट कॉस्ट प्रॉफिट हैज डन। तो अब आपको इसके हिसाब से चलना है। जैसे मान लो आपने कोई इनकम बुक करी है इंटरेस्ट की, तो अब आपने इंटरेस्ट इनकम बुक करी तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, पर कॉस्ट ने तो बुक की नहीं। अब हमें ये तो पता चल गया कौन सा कॉस्ट बुक में आता है कौन सा नहीं आता। तो कॉस्ट ने नहीं की तो हमें भी नहीं, डू व्हाट कॉस्ट बुक हैज डन, तो हम भी नहीं करेंगे, माइनस कर दो। तो ऐसे आपको ध्यान से सोच लेना है सारे फिगर्स को, आंसर्स आ जाएंगे, रिकंसिलेशन हो जाएगा। रिकंसिलेशन में एक इंपॉर्टेंट बात और एग्जामिनर दे सकता है, हो सकता है एग्जामिनर रिकंसिलेशन डायरेक्टली ना पूछे, पहले तुमसे बोले कॉस्टिंग P&L बनाकर कॉस्ट का प्रॉफिट निकालो, फाइनेंशियल P&L बनाकर फाइनेंस का प्रॉफिट निकालो, फिर रिकंसिलेशन करो। तो वो भी आपको करना आना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, गड़बड़ मत करना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे वो है अंडर ओवर रिकवरी। भैया मेरी बात ध्यान से सुन लो, अंडर ओवर रिकवरी का मतलब सिर्फ इतना है कि कॉस्ट बुक्स में वो एब्जॉर्ब्ड बेसिस पे खर्चे लिख रहे हैं जबकि फाइनेंशियल बुक्स में एक्चुअल बेसिस पे। अब अंडर रिकवरी का क्या मतलब होता है कि कम रिकवर हुआ। मतलब कम रिकवर कब होगा? जब एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो। तो फाइनेंस बुक में खर्चा ज्यादा है तो फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन कॉस्ट का प्रॉफिट कम नहीं हुआ क्योंकि अंडर रिकवरी है तो एब्जॉर्ब्ड खर्चा कम है। डू व्हाट, अब हमें ध्यान रखना है किसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से एडलेस करना। बस ये ध्यान रखना अंडर ओवर रिकवरी का मतलब क्या है। अंडर ओवर रिकवरी का मतलब सिर्फ इतना सा है बच्चों कि यहां पर हम एब्जॉर्ब्ड बेसिस पे खर्चा लिख रहे हैं कॉस्ट में, तो अंडर रिकवरी मतलब हमने कॉस्ट में कम खर्चा लिखा है और फाइनेंस बुक्स में ज्यादा। ओवर रिकवरी मतलब हमने कॉस्ट में ज्यादा खर्चा लिखा है पर एक्चुअल में फाइनेंस बुक्स में कम खर्चा है। ये ध्यान रखना। अंडर रिकवरी मतलब कॉस्ट बुक्स में खर्चा कम लिखा है और ओवर रिकवरी मतलब कॉस्ट बुक्स में खर्चा ज्यादा लिखा है। बस इतना याद रखो, अंडर रिकवरी कॉस्ट में खर्चा कम लिखा है, ओवर रिकवरी कॉस्ट में खर्चा ज्यादा लिखा है। और हर बार ये ध्यान रखना रिकंसिलिएशन में हमें इफेक्ट प्रॉफिट पर देखना है। जैसे एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट गिरा, इनकम बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा। प्रॉफिट पर इफेक्ट कम ज्यादा करना, एक्सपेंस सीधे एडलेस मत कर देना, ये याद रखना बच्चों। तो बच्चों ये पूरा कॉस्ट का रिकंसिलिएशन चैप्टर नंबर 7 इज ओवर। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, सिंपल जो कॉस्ट शीट सीखी है या तो एग्जाम में वो कॉस्ट शीट बनाने के लिए आ सकती है जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में भी बताई है, या तो फिर बैच कॉस्टिंग में वो ऐसा बोल देंगे भाई हम एक एक यूनिट नहीं बना रहे, हम गुच्छों में प्रोडक्ट क्लस्टर, एक बैच में इतने यूनिट बनते हैं हमारे, तो बैच वाइज आपको कॉस्ट निकालने को दे सकते हैं। आंसर वही है, कॉस्ट शीट बनाना है और या तो फिर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर दो तो यूनिट प्राइस निकल गया, और टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय बैचेस कर दो तो एक बैच की क्या कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगी। इसके अलावा बैच कॉस्टिंग में एक बात और निकालने आ सकती है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या है? जो ईओक्यू था वो यहां पर है, क्या है? √2 DS अपॉन C कर देना। D मतलब एनुअल डिमांड को ही D बोलते हैं, S मतलब वहां ऑर्डरिंग कॉस्ट थी या सेटअप कॉस्ट है, ध्यान रखना, और C मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो जो मटेरियल में करते थे बिल्कुल वही का वही यहां पे आपको याद रखना है, रेप्लिकेट है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर C पर क्वार्टर हो पर मंथ हो तो एनम में जरूर कन्वर्ट कर लेना, D अगर पर मंथ पर क्वार्टर हो तो एनम में कन्वर्ट कर लेना, और सेटअप कॉस्ट तो पर सेटअप ही आपको निकालनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलिए ये और हो गया आपका चैप्टर नंबर 8 खत्म, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग इतना ही है। फिर उसके बाद अगला आ सकता है चैप्टर नंबर 9 जॉब कॉस्टिंग। अब चैप्टर नंबर 9 में तो और कुछ भी नहीं है, वो आपसे बोल सकते हैं एक तो जॉब शीट बनाओ। जॉब शीट कैसे बनाई जाती है? जो कॉस्ट शीट है वही जॉब शीट है, जितना मटेरियल लगा वो ले लो, लेबर लगा वो ले लो, प्राइम कॉस्ट मिल गई, उसमें ओवरहेड ऐड कर दो। अब ओवरहेड को क्वेश्चन जरूर बोल सकता है एब्जॉर्प्शन बेसिस पे, मटेरियल का इतना परसेंट है, लेबर का इतना परसेंट है, तो जो क्वेश्चन बोले उस बेसिस पे ओवरहेड को जरूर ऐड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और आखिरी में क्वेश्चन आपको सेल्स प्राइस निकालने को बोल सकता है, तो आपको
सिंपल कॉस्ट शीट बनानी आनी चाहिए और ओवरहेड को सही तरीके से एब्जॉर्ब करके निकालना आना चाहिए। आपका बैच कॉस्टिंग, आपका जॉब कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा तो जॉब कॉस्टिंग में कुछ है ही नहीं बच्चों। इसके बाद जॉब कॉस्टिंग के बाद चैप्टर नंबर 9 इज ओवर, जॉब कॉस्टिंग। अब शुरू होता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या है भाई? चैप्टर नंबर 10 है प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या ध्यान रखना है बच्चों? सिर्फ 3 बातें। एक प्रोसेस 1 अकाउंट बनाने के लिए आता है, एक प्रोसेस 1 और 2 एक साथ बनाने के लिए आ सकता है, और तीसरा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन आ सकता है। चलो सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट कैसे बन सकता है। तो प्रोसेस 1 अकाउंट के डेबिट साइड में सारे इनपुट्स आते हैं। कौन कौन से इनपुट्स आ सकते हैं डेबिट साइड में? मटेरियल जितना लग रहा है, लेबर जितना लग रहा है, ओवरहेड जितना लग रहा है, ये 3 तो मेन हो गए। इसके अलावा ओपनिंग WIP भी क्वेश्चन में हो सकता है, और इसके अलावा एबनॉर्मल गेन अगर निकल के आता है तो वो भी डेबिट साइड में आ गए। 5 आइटम डेबिट में आएंगे प्रोसेस 1 अकाउंट में। प्रोसेस 1 अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आ सकता है? तो जो भी आउटपुट है, आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं? बाय नॉर्मल लॉस एक हो सकता है, दूसरा एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, तीसरा प्रोसेस 2 में जो प्रोसेस 1 से ट्रांसफर हुआ वो यूनिट होंगी, और चौथा क्लोजिंग WIP आ सकता है। इनके अलावा कोई पांचवी चीज प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। अब इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस 1 अकाउंट में या तो नॉर्मल लॉस आएगा या फिर या तो एबनॉर्मल गेन आएगा या एबनॉर्मल लॉस आएगा, दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है प्रोसेस 1 अकाउंट बनाते समय? भैया जो बाय नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में लिया है, तो नॉर्मल लॉस में सिर्फ यूनिट्स लिखिएगा अमाउंट वाले कॉलम में। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू है तो वो लिखिएगा, लेकिन अगर कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो नॉर्मल लॉस को 0 लिखिएगा प्रोसेस 1 अकाउंट बनाते समय। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ यूनिट्स क्रेडिट में जाएंगी, अमाउंट 0 हो जाएगा अगर क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो। इसके अलावा प्रोसेस 1 अकाउंट में क्या याद रखना है? अब सुनो ध्यान से क्या क्या बातें होती हैं। एक बात, नॉर्मल लॉस को लेके मैंने बता दिया क्या करना है। दूसरी बात, अब अगर क्वेश्चन बोल रहा है एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस को कैसे तुम कैलकुलेट करोगे, कितना, और प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर हो रहा है उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, कितनी, या एबनॉर्मल गेन और प्रोसेस 2 में कितना ट्रांसफर होना है वो कैसे कैलकुलेट करोगे। अब बच्चों इसमें मैं 2 बातें, तुम्हें एक्चुअली 3 बातें समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात, मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग WIP कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो एबनॉर्मल लॉस और प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर होता है वो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए बच्चों? सिंपल है, डेबिट साइड में जो टोटल कॉस्ट लगी है, मटेरियल लेबर ओवरहेड, उस टोटल कॉस्ट को ले लो, माइनस नॉर्मल लॉस का अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है तो वो माइनस कर दो उस कॉस्ट में से, जो नेट कॉस्ट आई है डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट करिएगा। अब एक्सपेक्टेड आउटपुट किसे बोलते हैं? तो टोटल जो डेबिट साइड में इनपुट में यूनिट्स है माइनस नॉर्मल लॉस जितनी यूनिट्स हुई है वो माइनस कर दीजिए तो मिल जाएगा एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो जैसे ही इस नेट कॉस्ट को डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट करोगे तो मिल जाएगा पर यूनिट। अब इससे इनटू प्रोसेस 2 में जो यूनिट ट्रांसफर हुई है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रोसेस 2 की कॉस्ट मिल जाएगी, और इससे ही इनटू एबनॉर्मल लॉस की जो यूनिट है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट मिल जाएगी, और अगर एबनॉर्मल गेन है तो भी सेम ही करना है, इनटू एबनॉर्मल गेन की यूनिट कर दीजिए तो एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट मिल जाएगी। ध्यान रखना एबनॉर्मल गेन या लॉस में से कुछ एक ही होगा, ये बात अच्छे से क्लियर रखना अपने। प्रोसेस कॉस्टिंग में अगर ओपनिंग और क्लोजिंग WIP क्वेश्चन में है तो क्या करें? चलो पहले ये समझो कि अगर क्लोजिंग WIP है तो क्या करना है बच्चों। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग WIP है बच्चों, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग WIP है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रोसेस 1 अकाउंट बना के तैयार कर लो अपना। कैसे बना के तैयार करोगे? वही डेबिट साइड में टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय प्रोसेस 2 और बाय क्लोजिंग WIP इस बार आ जाएगा। क्रेडिट साइड में वो भी आ जाएगा क्लोजिंग WIP। अब तीनों चीजों की कॉस्ट निकालनी है मुझे सिर्फ और सिर्फ, बाकी सब तो क्वेश्चन ने दे रखी होगी। एक क्लोजिंग WIP की, एक जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हुआ है उसकी, और एक जो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है उसकी। कैसे कॉस्ट निकालें? अगर क्लोजिंग WIP आ गया है तो अब मुझे 3 स्टेप का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कौन सी 3 स्टेप? पहला स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दूसरा इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट, और तीसरा टोटल कॉस्ट। ये 3 स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे तब जाके मुझे वो 3 आइटम्स की कॉस्ट मिल पाएगी। अब कैसे बनते हैं वो 3 स्टेटमेंट, जरा सीख लो बच्चों फटाफट। सबसे पहला जो स्टेटमेंट बनता है वो ऐसे बनना है, सिंपल सा है। सबसे पहला कॉलम होगा इनपुट का, दूसरा कॉलम होगा आउटपुट का, और तीसरे कॉलम में जो आपके इनपुट में प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में लगा है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, तो एक कॉलम मटेरियल, एक लेबर और एक ओवरहेड का कॉलम बन जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना। अब इनके सबके अंदर में 2-2 सब कॉलम कर दीजिएगा। सबसे पहले इनपुट के सब कॉलम में एक में पर्टिकुलर्स आएगा, एक में क्वांटिटी आएगी। आउटपुट के सब कॉलम में भी पर्टिकुलर्स और क्वांटिटी आएगी। मटेरियल के सब कॉलम, लेबर और ओवरहेड के सब कॉलम में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन और इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इक्विवेलेंट यूनिट आएगा। अब बच्चों ये ध्यान रखो कि स्टेप नंबर 1 में सिर्फ क्वांटिटी भरनी है, इसमें अमाउंट का कोई रोल नहीं है। माइंड इट, इसमें अमाउंट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी भरनी है।
अब पहले इनपुट जो प्रोसेस के डेबिट साइड में तुम्हें नजर आ रहा है वो इनपुट उठा के यहां पे भर दो बच्चों, जितना भी क्वांटिटी लिखी हुई है इनपुट की। अब मटेरियल के सामने लिखा होगा इनपुट, वो भर दो। अब आउटपुट में क्या क्या आउटपुट है, तो 4 आउटपुट क्रेडिट साइड में तुम्हें नजर आ रहे हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर हुआ, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, चारों लिख दो। अब चारों की क्वांटिटी भी लिख दो, जो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट में लिखी है वही उठा के यहां क्वांटिटी लिख दो। अब देखो इनपुट और आउटपुट की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर मिलेंगी। अब इसमें क्या करना है, अब भाई साहब सबसे पहले नॉर्मल लॉस को ध्यान रखना, क्वेश्चन कुछ ना बोले तो क्वेश्चन कुछ बोले तो भी, कुछ ना बोले तो भी 0% मानो कंप्लीशन। कितना परसेंट कंप्लीट मानोगे, 0 ध्यान रखने का। एबनॉर्मल लॉस को क्वेश्चन बताए कितना परसेंट मानना है तो उतना मानना, और क्वेश्चन कुछ ना बोले तो एबनॉर्मल लॉस को 100% कंप्लीट मानो, 100%। प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा 100% कंप्लीट ही मानना है बच्चों। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन बोलेगा वो भर दो, मटेरियल लेबर ओवरहेड का जितना क्वेश्चन ने दिया है। अब जैसे ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तुमने भर दिया मटेरियल लेबर ओवरहेड के कॉलम में, अब जो आउटपुट में तुम्हारी यूनिट्स थी और यहां पे जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है उसे आपस में मल्टीप्लाई करके हर एक जगह जो इक्विवेलेंट यूनिट्स है वो भर दीजिए मटेरियल लेबर ओवरहेड के कॉलम में। अब यहां नीचे टोटल कर दीजिए कि टोटल मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट, लेबर की इक्विवेलेंट यूनिट और ओवरहेड की इक्विवेलेंट यूनिट कितनी आ गई बच्चों। अब स्टेप 1 खत्म हो गई, इक्विवेलेंट यूनिट निकालने तक ही थी। इसके बाद निकालो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना पड़ेगा सर, स्टेप नंबर 2 में आपको एक बात बस ध्यान रखनी है बच्चों, क्या सर, स्टेप नंबर 2 में आपको निकालना है इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकालोगे, वापस से प्रोसेस 1 अकाउंट जो ऊपर बना हुआ है उसके डेबिट साइड में जो मटेरियल लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट है, सबसे पहले यहां पे मटेरियल की कॉस्ट ले लो, लेबर की कॉस्ट ले लो, ओवरहेड की कॉस्ट ले लो, एक एक करके तीनों की, डिवाइड बाय जो स्टेप 1 में इक्विवेलेंट यूनिट निकाली है उनसे डिवाइड कर दो तो आपको पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी। यहां पर मटेरियल लेबर और ओवरहेड के आपने इक्विवेलेंट यूनिट निकाली थी स्टेप 1 में, और वहां प्रोसेस अकाउंट में मटेरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट लिखी हुई है डेबिट साइड में, बस उस कॉस्ट को इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी बच्चों, वेरी सिंपल। अब स्टेप 2 खत्म हो गया। इसके बाद एक बात स्टेप 2 में और याद रखना कि मटेरियल की कॉस्ट में से अगर कोई नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू है तो वो माइनस कर देना स्टेप 2 में, ये ध्यान रखना बच्चों, भूलना मत, ये भूल जाते हैं बच्चे एग्जाम में। और इसके बाद स्टेप 3 में तो कुछ नहीं करना, अब आपको प्रोसेस 2 एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट चाहिए थी, अल्टीमेट मकसद तो यही था, करना तो यही था कि इन तीनों की कॉस्ट पता करनी थी कितनी है। तो इन तीनों की कॉस्ट अब कैसे पता चलेगी, तो सिंपल है, जो आपको एबनॉर्मल लॉस की इक्विवेलेंट यूनिट स्टेप 1 में दी है और यहां पर मटेरियल लेबर और ओवरहेड तीनों की स्टेप 1 में इक्विवेलेंट यूनिट दी है एबनॉर्मल लॉस की, और स्टेप 2 में आपको हर एक का यूनिट का कॉस्ट दिया है, तो उसका इक्विवेलेंट यूनिट स्टेप 1 से उठाओ और उसकी कॉस्ट पर यूनिट स्टेप 2 से उठाओ, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट इनटू इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट, लेबर की इक्विवेलेंट यूनिट इनटू इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट और ओवरहेड की इक्विवेलेंट यूनिट इनटू इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट, ऐड कर दो ओवरहेड एबनॉर्मल लॉस की उठा के। फिर सिमिलरली प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर हुए उनकी उठा के ऐड कर दो, फिर सिमिलरली क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में जितनी इक्विवेलेंट यूनिट है उनकी कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट। इसे उठा के प्रोसेस 1 अकाउंट के क्रेडिट साइड में भर दो, आपका प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। ये है अगर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हो तो। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग के साथ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी हो तो, अब भाई साहब अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होगा तो खेला थोड़ा सा बदलेगा। क्या बदलेगा, ये जो प्रोसेस है बिल्कुल चेंज नहीं होगी, एज इट इज चलेगी, बस एक बात इसमें चेंज होगी, क्या, अब आपको तय करना पड़ेगा कि फीफो लगाना है कि वैम, ये ध्यान रखना, ये बस तभी तय करना होता है जब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होता है, अदरवाइज तय नहीं करना होता है बच्चों। अब फीफो और वैम कैसे लगेगा, तो चलो पहले फीफो लगा के दिखाता हूं, बाकी सब सेम टू सेम चल रहा है। प्रोसेस अकाउंट बन गया, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में इस बार मटेरियल लेबर ओवरहेड के अलावा एक चीज और आएगी, क्या, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। अब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का मटेरियल लेबर ओवरहेड का कॉस्ट हो सकता है क्वेश्चन एक साथ टोटल दे दे, और ऐसा भी हो सकता है कि टोटल ना देके क्वेश्चन मटेरियल कितना, लेबर कितना और ओवरहेड कितना ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में वो बता दे, और क्वेश्चन ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी बताएगा, ये सब क्वेश्चन देगा। अब तो मैं जब प्रोसेस अकाउंट बनाओगे तो डेबिट में तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और उसकी टोटल कॉस्ट ले लेना, मटेरियल लेबर ओवरहेड को ऐड करके जो भी क्वेश्चन है दे रखी है। फिर उसके बाद जो आज का मटेरियल लेबर और ओवरहेड नया लगा है वो भी आप डेबिट साइड में ले लो। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड में आपको क्या लेना है, बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय प्रोसेस 2, बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। क्रेडिट साइड वही की वही है जैसी थी, अब आपका पर्पस भी वही है, नॉर्मल लॉस का तो पता ही है, स्क्रैप या जीरो, एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस 2 और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, या एबनॉर्मल लॉस की जगह गेन भी हो सकता है तो डेबिट में दिख रहा होगा, इनकी कॉस्ट निकालना हमारा पर्पस है। अब कैसे निकाले, वही की वही स्टेप 1 2 3 जो सिखाई है एज इट इज वही फॉलो करना है बस। अब यहां पर स्टेप 1 में बस ध्यान रखना कि फीफो की वैम, अगर फीफो फॉलो कर रहे हो तो स्टेप 1 के इनपुट साइड में पहला कॉलम इनपुट का जो था, इनपुट में आपका ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी इनपुट में आ जाएगा और साथ में आ जाएंगे नए जो मटेरियल आया है वो, उसकी यूनिट्स, तो टोटल आ जाएगा इनपुट। फिर आउटपुट में वही आ जाएगा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस 2 में ट्रांसफर और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। अब यहां पर जब तुम प्रोसेस 2 में ट्रांसफर लिख रहे हो ध्यान से,
आउटपुट साइड में, तो वहां पर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर फीफो है तो हम ये मानेंगे कि जो प्रोसेस 2 में यूनिट ट्रांसफर हुई है उसमें पहले जो वो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वाली थी वो ट्रांसफर हुई है और बाकी की फ्रेश यूनिट में से, क्योंकि इनपुट में इस बार दो इनपुट थे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और फ्रेश यूनिट, तो पहले मानेंगे ओपनिंग वाली हुई है और बाकी की फ्रेश। तो प्रोसेस 2 की ट्रांसफर को दो पार्ट्स में तोड़ के लिखना पड़ेगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और फ्रेश यूनिट्स। अब जब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन यहां पे भरोगे तो वो भरते समय ध्यान रखना ओपनिंग डब्ल्यू, बाकी सबका तो सेम है जो बताया, बस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे भरोगे, तो रिमेनिंग भरना है। जैसे क्वेश्चन ने बोला ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मटेरियल 80% कंप्लीट है, लेबर 40% कंप्लीट है, ओवरहेड 20% कंप्लीट है, तो मटेरियल 80 कंप्लीट है तो 20 ही बचा है, तो रिमेनिंग भरना है, ना कि जो क्वेश्चन ने दिया है वो भरना है। तो जो क्वेश्चन ने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दिया है उसे 100% में से माइनस करके जो रिमेनिंग आएगा वो भरना। बच्चों ये गलती मत करना, सुन रहे हो आप मेरी बात को? देखो ये कॉन्सेप्ट सिखाने का टाइम नहीं है, ये तो तुम्हें सब रिवाइज कराने का टाइम है, उसी हिसाब से बता रहा हूं मैं बात। बाकी सारे तो नॉर्मल भरना है और फ्रेश यूनिट जो ट्रांसफर हुई 100% ही भरना है। अब ये तुम्हारी इक्विवेलेंट यूनिट निकल गई स्टेप 1 में, बस इतनी सी बात याद रखनी थी। अब आती है स्टेप 2। अब स्टेप 2 में तुम्हें कुछ नहीं करना, वही टोटल जो डेबिट साइड में मटेरियल लेबर ओवरहेड ले रखा है, डेबिट साइड में इस बार ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी है पर अभी उसे इग्नोर कर देना फीफो में, सिर्फ मटेरियल लेबर और ओवरहेड जो फ्रेश वाला है वो उठाओ, तीनों की कॉस्ट और डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट जो स्टेप 1 में निकली उससे डिवाइड कर दो, आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। और फिर स्टेप 3 में अब वही जो सिखाया था, स्टेप 1 में जो यूनिट है इनटू स्टेप 2 की जो कॉस्ट है मल्टीप्लाई करते जाओ, टोटल निकाल दो। लेकिन जब प्रोसेस 2 की निकाल रहे होगे तो इस बार प्रोसेस 2 की टोटल कॉस्ट के लिए दो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि स्टेप 1 में हमने प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर किया उसे दो पार्ट्स में तोड़ा है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और फ्रेश इंट्रोड्यूस। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और फ्रेश इंट्रोड्यूस की इक्विवेलेंट यूनिट लेना और इनटू जो मटेरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट निकली है स्टेप 2 में वो लेना और उसको टोटल कर देना, तो पता चलेगा प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर हुआ उसकी टोटल कॉस्ट। लेकिन यहां बच्चे गलती करेंगे, इसके टोटल के साथ इसमें जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का डेबिट लिखा है ना प्रोसेस 1 में, उस कॉस्ट को भी ऐड करना मत भूलना, वरना गलत हो जाएगा, प्रोसेस अकाउंट टैली भी नहीं होगा। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट को भी यहां पर ऐड कर देना जब आप स्टेप 3 में टोटल प्रोसेस 2 की कॉस्ट निकाल रहे होगे तब। बस इतनी सी बात याद रखना, फीफो खत्म हो गया। अब अगर इसी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को वैम से सॉल्व करने बोले क्वेश्चन, वैम से तो बहुत इजी है बच्चों। वैम में आपको कुछ नहीं करना, इनपुट में आप ओपनिंग और फ्रेश इंट्रोड्यूस ले लो, आउटपुट में आपको प्रोसेस 2 में ट्रांसफर टोटल लेना है, आपको इसे ओपनिंग और उसमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे करते थे ना वैसे ही करना है नॉर्मल, और प्रोसेस 2 में ट्रांसफर को 100% मानो। तो वैम में यहां पर स्टेप 1 में कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल प्रोसेस जैसे सिखाया था वैसे चलेगा। लेकिन जब स्टेप 2 आएगी वैम की, दैट इज इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट, तो वहां पर आप क्या करते थे, मटेरियल लेबर और ओवरहेड की जो इनपुट में कॉस्ट लिखी थी डेबिट साइड में वो उठाते थे, उसके साथ उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की जो कॉस्ट क्वेश्चन ने दी है वो भी ऐड जरूर कर देना, स्टेप 2 में ही ऐड कर देना इस बार। मतलब फीफो में कहां ऐड हो रही थी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, स्टेप 3 में जब प्रोसेस 2 की कॉस्ट निकली थी वहां, लेकिन यहां पर यही ऐड हो जाएगी स्टेप 2 में जब मटेरियल लेबर ओवरहेड लिखो तो उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का भी मटेरियल लेबर ओवरहेड ऐड कर देना। और सर अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का मटेरियल लेबर ओवरहेड तोड़ के ना दे रखा हो तो टोटल मटेरियल में ही ऐड कर देना सीधे, और फिर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट करना और फिर कॉस्ट निकालना, और फिर वो नीचे जो स्टेप 1 into 2 करके आप टोटल कॉस्ट निकालोगे वो नॉर्मल हो जाएगा और आप देखोगे आपका आंसर टैली हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये तो हो गया पहले पूरा प्रोसेस 1 अकाउंट में क्या क्या सकता है सब बता दिया। अच्छा एब्नॉर्मल गेन हो तो क्या करना, एब्नॉर्मल गेन को ये स्टेप 1 में जब स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाओगे तो गेन है ना, तो करना वैसे ही, लिखना वैसे ही, बस नेगेटिव में लिखना है गेन, और गेन माइनस होगा, गेन प्लस नहीं होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको अगर एब्नॉर्मल गेन है तो। अब आखिरी दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोसेस 2 अकाउंट बनाने आए तो जैसे प्रोसेस बनता है वैसे ही प्रोसेस 2 बनेगा, कुछ अलग नहीं है बच्चों। बस एक बात ध्यान रखना, प्रोसेस 2 अकाउंट में जब ये स्टेप 1 2 3 सॉल्व करोगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट और ये टोटल कॉस्ट, तो वहां पर जब आप स्टेप 2 में लोगे ना मटेरियल तो उसमें प्रोसेस 1 से जो कॉस्ट आई है वो भी स्टेप 2 में ऐड कर दियो जब आप इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हो। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रोसेस 2 में आप जब प्रोसेस 2 बना रहे हो 1 नहीं, तो प्रोसेस 2 में सब कुछ आ सकता है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, मटेरियल लेबर ओवरहेड, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, सब आ सकता है जो आता है। एक चीज एक्स्ट्रा आती है, प्रोसेस 1 से जो ट्रांसफर हो गया है। तो प्रोसेस 2 में जब आप क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की और एब्नॉर्मल लॉस की और प्रोसेस 2 की कॉस्ट निकालोगे, प्रोसेस 3 की जो अगली प्रोसेस में गया, तो उस समय बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप स्टेटमेंट बनाओगे ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फिर आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट, फिर टोटल कॉस्ट निकालोगे, तो वहां पर पहला तो नॉर्मल बनाना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, दूसरा वाला जो बनेगा स्टेप
वहां पर आप मटेरियल जो उनका लोगे उस मटेरियल में ही आप प्रोसेस 1 की कॉस्ट को भी ऐड कर दियो, क्योंकि वो भी इनपुट है। बाकी डिवाइड बाय टोटल इक्विवेलेंट यूनिट करो, उसके बाद बाकी नॉर्मल सॉल्व करना। इतनी सी बात प्रोसेस 2 में एक्स्ट्रा ऐड रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। और तीसरा और आखिरी टॉपिक, इसके बाद आखिरी टॉपिक जो आता है बच्चों, वो आखिरी टॉपिक होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। बच्चों इस केस में जो प्रोसेस अकाउंट बनेगा उसके अमाउंट में 3 कॉलम बनेंगे, एक कॉस्ट का कॉलम, एक प्रॉफिट का कॉलम, एक टोटल का कॉलम। अब प्रोसेस 1 अकाउंट की पहले बात कर रहा हूं, तो प्रोसेस 1 अकाउंट में क्या करोगे, डेबिट साइड में तो सारे खर्चे आने हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जितने भी खर्चे वो सारे लिखो, सिर्फ कॉस्ट आएगी, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। क्रेडिट साइड में प्रोसेस 1 में 2 चीजें आएंगी, एक जो माल ट्रांसफर हो गया, दूसरा जो माल क्लोजिंग स्टॉक है प्रोसेस 1 का। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है प्रोसेस 1 का, उसमें कोई प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, वो भी कॉस्ट पे रहेगा। सिर्फ प्रोसेस 1 से जो प्रोसेस 2 में जाएगा उसमें प्रॉफिट ऐड होगा। और उसमें एक बात ध्यान रखना, पढ़ लेना क्वेश्चन की प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस लिखा है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिखा है। कॉस्ट लिखा है तो सीधे कॉस्ट पर प्रॉफिट ऐड करना, पर ट्रांसफर प्राइस का मतलब हो गया प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो फिर वो रिवर्स वर्किंग करके सेल्स पे प्रॉफिट निकालना, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये प्रोसेस 1 हो गया। क्रेडिट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक जगह प्रॉफिट आएगा जो ट्रांसफर हुआ है अगली प्रोसेस में। अब आते हैं प्रोसेस 2 अकाउंट, इसमें कैसे बनेगा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो प्रोसेस 2 अकाउंट में ध्यान रखना, डेबिट में क्या क्या आ सकता है, ओपनिंग WIP आ सकता है, और क्या आ सकता है, फिर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो लगा है वो आ सकता है। तो इसके डेबिट साइड में जो ओपनिंग WIP है ना, उसमें क्या होगा, कॉस्ट, और कॉस्ट के अलावा प्रॉफिट भी शामिल होगा। कितना प्रॉफिट क्वेश्चन बता देगा, टेंशन मत लेना, पर ओपनिंग WIP में प्रोसेस 1 का प्रॉफिट शामिल होगा। और फिर इसके क्रेडिट साइड में क्या क्या आ सकता है, इसके क्रेडिट साइड में भी 2 चीजें आएंगी, एक जो अगली प्रोसेस में ट्रांसफर किया और एक जो इसका क्लोजिंग स्टॉक है। अब इसमें जो अगली प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ है उसमें 2 प्रॉफिट ऐड होंगे, प्रोसेस 1 का जो प्रॉफिट ऐड हुआ है वो, और प्रोसेस 2 से जो प्रॉफिट क्वेश्चन बोले वो। लेकिन जो प्रोसेस 2 में क्लोजिंग स्टॉक है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस 1 का प्रॉफिट ऐड रहेगा। यह बात आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है बच्चों, बस बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, और बस यही इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का तरीका है, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें ज्यादा और कुछ है नहीं, दिमाग मत लगाना, शांति से सॉल्व करोगे, इजीली हो जाएगा। ये अपना प्रोसेस अकाउंट पूरा निपट गया बच्चों। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चैप्टर नंबर 11 बच्चों। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में 3 ही बातें हैं याद रखने को, एक ज्वाइंट कॉस्ट को ज्वाइंट प्रोडक्ट में कैसे अपॉर्शन करते हैं, दूसरा फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन लेना, और तीसरा बाय प्रोडक्ट की क्या अकाउंटिंग होगी। चलिए फटाफट बताता हूं। सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करने के लिए ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में हमारे को उन्होंने 7 मेथड्स बताए थे, 7 में से 6 प्रैक्टिकल, एक थ्योरेटिकल था, सर्वे मेथड, टेक्निकल एस्टिमेट। प्रैक्टिकल मेथड में पहला था फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी ज्वाइंट कॉस्ट है उससे जो ज्वाइंट प्रोडक्ट निकले हैं उनकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उस रेशियो में उठाकर आपको ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड कर देना है। इसमें एक बात टेक्निकल है जो ध्यान रखना है कि अगर इनपुट की यूनिट्स क्वेश्चन ने दी है और आउटपुट की यूनिट्स दी है, सपोज इनपुट 5000 यूनिट है, आउटपुट 4800 यूनिट है सारे ज्वाइंट प्रोडक्ट का मिलाकर, तो बीच में 200 यूनिट नॉर्मल लॉस है। फिर उस नॉर्मल लॉस को आपको उठाकर क्या करना है, जो आउटपुट अलग अलग ज्वाइंट प्रोडक्ट का है उस आउटपुट के रेशियो में उन सारे ज्वाइंट प्रोडक्ट की यूनिट्स में ऐड कर देना है, और इनपुट ऐड होने के बाद जो यूनिट्स आएंगी उस रेशियो में उठाकर आपको ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इसी में उठा लेते हैं एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, इसके साथ इसलिए उठा लिया क्योंकि सेम ही है। इसमें क्या करना है, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट ले लो बच्चों और उस ज्वाइंट कॉस्ट को डिवाइड कर दो किससे, टोटल फिजिकल क्वांटिटी, जितना टोटल आउटपुट बाहर आया है सारे ज्वाइंट प्रोडक्ट का, उससे। तो एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी पर यूनिट, और फिर हर एक की जितनी क्वांटिटी उससे एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो तो ज्वाइंट कॉस्ट बढ़ जाएगी सारे ज्वाइंट प्रोडक्ट में। तीसरे नंबर पर आता है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है, माइंडेड, सेल्स प्राइस नहीं, वैल्यू, वैल्यू मतलब जो भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ज्वाइंट प्रोडक्ट की क्वांटिटी है इनटू स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो उनका सेलिंग प्राइस है मल्टीप्लाई करिए, जो सेल्स वैल्यू मिलेगा उस सेल्स वैल्यू के रेशियो में आपको इसको क्या करना चाहिए बच्चों, ज्वाइंट कॉस्ट को अपॉर्शन कर देना चाहिए। इसके बाद चौथा मेथड आता है आपका सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब ज्वाइंट कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट बाहर आए उन्हें फर्दर प्रोसेस होने के बाद जो उनका सेल्स वैल्यू निकल रहा है, अगेन सेल्स वैल्यू मतलब फर्दर प्रोसेस होने के बाद जो उनकी यूनिट्स है इनटू सेलिंग प्राइस, सेल्स वैल्यू, और उस रेशियो में उठाकर आप ज्वाइंट कॉस्ट को क्या करेंगे बच्चों, अपॉर्शन कर देंगे। इसके बाद अगला मेथड आता है आपका एनआरवी मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना होता है बच्चों, रिवर्स आना है। सबसे पहले सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो दी है वो ले लो, फिर उसमें से माइनस करो प्रॉफिट,
फिर उसमें से माइनस करो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर उसमें से माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तीन चीजें माइनस होनी है, प्रॉफिट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फर्दर प्रोसेसिंग। हाँ, क्वेश्चन में अगर कोई चीज ना दी हो तो वो माइनस मत करना, भूल जाना, लेकिन क्वेश्चन में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कई बार हिडन होता है, वो जरूर ध्यान रखना बच्चों। तो इन तीन चीजों को माइनस करो तो मिल जाएगा एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और इस रेशियो में उठाकर ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दो। ये एनआरवी मेथड हो गया। ये कब यूज करना होता है भाई साहब? अगर सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अवेलेबल ना हो और फर्दर प्रोसेसिंग ज्वाइंट प्रोडक्ट की डिस्प्रपोर्शनेट हो तो एनआरवी मेथड बेस्ट होता है। ये थ्योरी भी लगे हाथ बता दी, याद रखना इस बात को। इसके बाद अगला मेथड होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, आखिरी प्रैक्टिकल मेथड है। इसमें ये कब यूज होगा? अगर ज्वाइंट कॉस्ट दो पार्ट्स में हो, एक फिक्स्ड ज्वाइंट कॉस्ट और एक वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट। तो सबसे पहले क्या करना, वेरिएबल ज्वाइंट कॉस्ट को तो फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो में बांट देना। अब जो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, दोनों तीनों जितने भी ज्वाइंट प्रोडक्ट है उनकी, उसमें से इस वेरिएबल कॉस्ट को जो तुमने बांट दी है ज्वाइंट वेरिएबल कॉस्ट फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो में, इसको माइनस करना। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और उस कंट्रीब्यूशन के रेशियो में जो फिक्स्ड ज्वाइंट कॉस्ट है उसको बांट देना बेटा ज्वाइंट प्रोडक्ट में। हो गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। सारे मेथड बता दिए जो बांटने वाले थे। अब बात आती है दूसरा, फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें सिंपल है। क्वेश्चन पूछता है फर्दर प्रोसेस करना कि नहीं करना। भाई साहब आप बस इतना करना कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल लेना। अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मतलब जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल्स वैल्यू मिल रही है और जो फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल्स वैल्यू मिल रही है, उसके बीच का गैप होता है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल लेना। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रही है वो। अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज्यादा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट से तो फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, और अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कम है इंक्रीमेंटल कॉस्ट से तो फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना। और तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आता है ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग। बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग में तीन ही बातें याद रखनी है। पहली, अगर बाय प्रोडक्ट को बेच के नॉमिनल सा अमाउंट मिल रहा है, स्क्रैप वैल्यू टाइप मिल रहा है, कचड़ा टाइप, जैसे भूसा बिकता है गेहूं से निकल के, तो अगर आपको स्क्रैप मिल रहा है तो फिर उसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। या तो उसे इनडायरेक्ट इनकम मान के कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दो, और या तो फिर जो मिला उसे बेच के स्क्रैप को, तो जैसे अगर हमें स्क्रैप बेच के कुछ मिलता है तो हम कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं, ऐसे ही आप अपनी ज्वाइंट कॉस्ट में से उस स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दीजिए, जो बची हुई ज्वाइंट कॉस्ट हो उसको फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट में अपॉर्शन कर दीजिए। एक, अगर उसे बेच के नॉमिनल वैल्यू मिली। दूसरा ऑप्शन, अगर बाय प्रोडक्ट भी अच्छा खासा पैसा दे रहा है भाई, कंसिडरेबल है, वो भी हीरो निकला, तो फिर भैया फिर तो बाय प्रोडक्ट को भी ज्वाइंट प्रोडक्ट मान लो, और फिर जो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है उसे ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट सब में अपॉर्शन करो, अगर बाय प्रोडक्ट से कंसिडरेबल वैल्यू मिल रही है तो। और तीसरा और आखिरी, अगर बाय प्रोडक्ट को क्वेश्चन बोल रहा है फर्दर प्रोसेस करने के बाद ही बिकेगा, ऐसे बिक ही नहीं सकता, तो भैया फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो उसका स्क्रैप वैल्यू आएगा उसमें से पहले फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस कर दियो, जो नेट आएगी स्क्रैप कॉस्ट, नेट वैल्यू जो रिसीव हो रही है, उस नेट वैल्यू के दो ही ट्रीटमेंट, या तो कॉस्टिंग P&L में ले जाना और या तो फिर ज्वाइंट कॉस्ट में से उतना अमाउंट माइनस कर देना। इसके अलावा बाय प्रोडक्ट का और कुछ नहीं है बच्चों। तो ये हो गया आपका ज्वाइंट कॉस्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चैप्टर नंबर 11। इसके बाद आते हैं, चलिए बच्चों अगला चैप्टर आपका शुरू होता है चैप्टर नंबर 12, दैट इज सर्विस कॉस्टिंग। अब ये क्या है साहब, सर्विस कॉस्टिंग में आपको एग्जाम में क्या आएगा? सर्विस कॉस्टिंग में वो आपको सर्विस सेक्टर्स देंगे, स्कूल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसेंजर बस हो गई, थिएटर हो गया, होटल हो गई, रेस्टोरेंट हो गया, टोल टैक्स हो गया, इनके आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी या सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा कि उस सर्विस से हमें कितना चार्ज करना चाहिए। अब इसे निकालने का तरीका बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से सुन लो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो भी है, हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, स्कूल है, ट्रांसपोर्ट है, उसका जो एक पर्टिकुलर पीरियड का जो टोटल कॉस्ट लग रहा है वो सारा न्यूमरेटर में आएगा। अब उस टोटल कॉस्ट को कई बार क्वेश्चन ऐसे तोड़ देता है, स्टैंडिंग चार्जेस अलग ले लेता है, वेरिएबल चार्जेस अलग, स्टैंडिंग मतलब फिक्स हो गया, वेरिएबल अलग ले लेता है, सेमी वेरिएबल अलग ले लेता है, अलग अलग नाम से। तो वो प्रेजेंटेशन एक टेबल बना के सारे न्यूमरेटर क्वेश्चन में जितना आपको कॉस्ट दी हो वो सारी न्यूमरेटर में आएगी। सबसे पहले एक टेबल बना के उस टोटल कॉस्ट को लिख लीजिएगा आप। ध्यान रखना सबको एक ही किसी पीरियड में कन्वर्ट करना। हो सकता है क्वेश्चन ने कोई कॉस्ट मंथली दी हो, कोई ईयरली, कोई 6 मंथली, तो सबको किसी एक बेस पे ले लेना, ये जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आता है? डिनोमिनेटर में आता है डिवाइड बाय मेजरमेंट यूनिट। अब मेजरमेंट यूनिट जो है वो कैसे, और जैसे ही
कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे मेजरमेंट यूनिट से तो फिर आपको अपने आप मिल जाएगा कि उस सर्विस की कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट ऐड कर दो तो सेल निकल आता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो डिनोमिनेटर में मेजरमेंट यूनिट है ये कैसे निकाली जाती है। तो मेजरमेंट यूनिट को लेकर मैं तुम्हें 2-3 बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। पहली इंपॉर्टेंट बात, मेजरमेंट यूनिट जनरली कॉम्पोजिट यूनिट होती है, सिंगल नहीं होती। कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है, जब दो एक से ज्यादा मेजरमेंट यूनिट को एक साथ रख दो तो वो कॉम्पोजिट हो गई। जैसे पैसेंजर और किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, टन और किलोमीटर, टन किलोमीटर, रूम और डेज, रूम डेज, तो ये हो गई कॉम्पोजिट मेजरमेंट यूनिट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेजरमेंट यूनिट को लेकर जो ध्यान रखनी है वो ये है बच्चों कि मेजरमेंट यूनिट दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है कमर्शियल और एक हो सकती है एब्सोल्यूट। जनरली आपको क्वेश्चन आएगा एब्सोल्यूट में ही निकालने को, कमर्शियल में बहुत ही कम आता है। पर निकालते कैसे, तो एब्सोल्यूट निकालने का तरीका है बच्चों कि आपका जितना क्वालिटी इंटू क्वांटिटी प्लस क्वालिटी इंटू क्वांटिटी, जितने आपको वेरिएंट दिए गए, मतलब समेशन ऑफ ऑल क्वालिटी इंटू क्वांटिटी करते जाओ। जनरली इसमें वेट और उसका आता है डिस्टेंस का, तो वेट इंटू डिस्टेंस प्लस वेट इंटू डिस्टेंस प्लस वेट इंटू डिस्टेंस, नाम में ही क्लियर है, एग्जैक्ट, एब्सोल्यूट। दूसरी बात आती है कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब होता है एवरेज कर दो। एवरेज काय का करना है बच्चों, तो यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि भैया आप क्वांटिटी का एवरेज कर दो और क्वालिटी टोटल लो। मतलब जनरली ये बोलते हैं कि जो डिस्टेंस है डिस्टेंस का टोटल कर दो और जो वेट है वेट को एवरेज ले लो। तो डिस्टेंस टोटल समेशन ऑफ डिस्टेंस इंटू एवरेज वेट, जितना भी वेट है उसका सिंपल एवरेज कर दो। तो ये निकल गया कमर्शियल आपका कंपोजिट यूनिट। अब तीसरी बात कंपोजिट यूनिट में जो याद रखने वाली है वो है इक्विवेलेंट कंपोजिट यूनिट हो सकती है। इक्विवेलेंट का कब यूज करना है, जब एक ही सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक ही सर्विस अलग अलग कैटेगरी में दे रही है। जैसे होटल में 2-4 प्रकार के रूम है, स्टैंडर्ड भी है, डीलक्स भी है, एग्जीक्यूटिव भी है। जैसे ट्रेन में 2-3 बोगियां हैं, जनरल भी है, स्लीपर भी है, फर्स्ट एसी सेकंड एसी भी है। तो सर्विस वही है, पहुंचा रही है एक जगह दूसरी जगह, पर कैटेगराइजेशन ऑफ एक ही सर्विस को अलग अलग ग्रेडिंग है। तो वहां पर फिर क्या करना पड़ता है, टोल टैक्स है, छोटी गाड़ी भी निकल रही है, कार भी निकल रही है, ट्रक भी निकल रहा है, बाइक भी निकल रही है, साइकिल भी निकल रही है। तो इन जगहों पर जहां सर्विस सेम नेचर की है पर सर्विस की ग्रेडिंग हो गई है, वहां आपको क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में इक्विवेलेंट यूनिट में आपको सारी सर्विस सारी ग्रेड को किसी एक ग्रेड में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्जन क्या होगा वो क्वेश्चन बताएगा। जैसे क्वेश्चन बोल दे कि स्टैंडर्ड रूम का अगर एक है और वो बोल दे डीलक्स जो है वो स्टैंडर्ड रूम का ट्वाइस है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि 2 स्टैंडर्ड रूम इज इक्वल्स टू 1 डीलक्स रूम। तो सबको किसी एक यूनिट में आपको कन्वर्ट कर लेना है, ये जरूर ध्यान रखना। अगर ग्रेडिंग ऑफ एक ही सर्विस को ग्रेडिंग की गई है, कैटेगराइजेशन किया गया है, तो 3 बातें इसमें याद रखना। एक कंपोजिट यूनिट हो सकती है, दूसरा कमर्शियल, और एब्सोल्यूट कंपोजिट में भी 2 हो सकती है, कमर्शियल या एब्सोल्यूट। कमर्शियल कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं बता दिया। और तीसरी बात मैंने तुम्हें समझा दी, इक्विवेलेंट यूनिट कब यूज करना वो भी बता दिया। अब कुछ नहीं करना बच्चों, सीधे न्यूमरेटर जो भी टोटल कॉस्ट तुम टेबल बना के निकालोगे, उस टोटल कॉस्ट को डिनोमिनेटर जो मैंने अभी तुम्हें समझा दी उससे डिवाइड कर देना, आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। सिंपल सा कहानी है सर्विस सेक्टर में, और कुछ भी नहीं है सर्विस कॉस्टिंग में बच्चों। अब इसमें याद रखने वाली बात है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम पीरियड का लेना, ये बिल्कुल गलती मत करना। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो इक्विवेलेंट यूनिट कहां यूज होती है। एक यूज होती है पैसेंजर वाले में, जब वो बोलते हैं बच्चा 4 किलोमीटर से ज्यादा, 4 किलोमीटर से कम, कुछ बच्चे इसमें कुछ बच्चे उसमें डिस्टेंस पर है, वहां पर सबको एक जगह लेके आना पड़ता है। होटल में जब रूम अलग अलग होते हैं तब यूज करना पड़ता है। टोल टैक्स में जब टोल अलग अलग होता है तब यूज करना पड़ता है। तो जनरली ये 2-3 जगहों पर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सारे को किसी एक यूनिट में, वो आपको ध्यान रखने वाली बात है। तीसरी बात, जब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात आएगी बच्चों, तो उसमें वो आपसे बताएंगे कि भाई साहब कितने पैसेंजर कितने किलोमीटर चल रहे हैं, कितने पैसेंजर रिटर्न जर्नी में आ रहे हैं, तो जाने और आने में, आउटवर्ड और इनवर्ड जर्नी में कितना वेट या कितने पैसेंजर है वो केयरफुली एग्जामिन कर लेना एग्जाम में। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी सर्विस कॉस्टिंग इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कंपोजिट यूनिट, खत्म। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 13 बच्चों। चैप्टर नंबर 13 है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। भैया सिंपल सी 6 बातें मार्जिनल कॉस्टिंग में समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं और इसके अलावा। पहला निकालने को आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग में, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट शीट कैसे बनती है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ये नहीं भूलना अपने को। अब इसमें से क्या क्या निकालने को आता है, एक होता है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कैसे निकलता है, जनरली कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, लेकिन दूसरा तरीका भी है, 100% माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल्स टू आल्सो पीवी रेशियो। परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट अगर 100 में से माइनस कर दोगे 100% से। तीसरा, यहां पर सेल्स को 100% माना जाता है, ये ध्यान रखना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात उसमें हो जाती है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन
चेंज इन सेल्स, इससे भी आप क्या कर सकते हो बच्चों, पीवी रेशियो निकाल सकते हो। चौथा तरीका चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स, इससे भी आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो। तो पीवी रेशियो निकालने के चारों पांचों तरीके। चेंज वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब 2 पीरियड की सेल, 2 पीरियड के प्रॉफिट दिए हो, या 2 पीरियड की सेल और 2 पीरियड के कंट्रीब्यूशन दिए हो, तो आपको इस तरीके से पीवी रेशियो निकाल लेना चाहिए। ये हो गया तरीका पीवी रेशियो निकालने का। भाई साहब 2 बातें बता दी, एक शीट कैसे बनती है, एक पीवी रेशियो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ब्रेक इवन। ब्रेक इवन में आपको 2-3 चीजें बोलेंगे। एक, ब्रेक इवन क्वांटिटी सिंपल वाली निकालो। सिंपल ब्रेक इवन क्वांटिटी या ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालोगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो कर देने का ध्यान रखना। अब क्योंकि ब्रेक इवन होता है जहां फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन इक्वल हो, वही तो है पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो कर देना। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करोगे तो ब्रेक इवन सेल्स मिलेगी, और फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आपको ब्रेक इवन क्वांटिटी मिलेगी। ध्यान रखना, सीपीयू से डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी मिलेगा, पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो सेल्स मिलेगा। एक बात मार्जिनल कॉस्टिंग में याद रख के जाना, किसी भी चीज को पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो फिगर मिलेगा सेल्स वाला। अब फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड किया तो फिगर मिला ब्रेक इवन सेल्स वाला। अब उसी तरीके से दूसरा, इसमें ही ब्रेक इवन में होता है कैश ब्रेक इवन। कैश ब्रेक इवन में कुछ मत करना, फिक्स कॉस्ट में से नॉन कैश खर्चे हटा देना और डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर देना। और तीसरा मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन निकलता है, तो मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन में जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले अलग अलग प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन निकालो, फिर कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स मिक्स करके एग्रीगेट निकालो कंट्रीब्यूशन का, फिर उसके बाद उसे टोटल फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करो, फिर उसके बाद जो टोटल ब्रेक इवन आएगा उसको फिर से सेल्स मिक्स में तोड़ो। ये आपको ध्यान रखना है मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट के समय पे। ये हो गया ब्रेक इवन। अगली चीज आती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कुछ नहीं, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो कर दो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा, या प्रॉफिट अपॉन सीपीयू कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की क्वांटिटी मिल जाएगी। अब इसमें 2 बातें होती हैं, टोटल जो ब्रेक इवन क्वांटिटी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की क्वांटिटी को ऐड करो तो टोटल सेल क्वांटिटी मिलती है। उसी तरह से ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को ऐड करो तो टोटल सेल्स मिलती है। अब इन्हें रिवर्स मैनर में सब यूज करना तुम्हें एग्जाम में याद रखना पड़ेगा कि सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस करेंगे तो भी ब्रेक इवन मिलेगा, कि ब्रेक इवन सेल्स में से माइनस करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा, कि दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स मिलेगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके बाद अगली चीज तुम्हारे सामने आएगी शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट में ध्यान से अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट जो अवॉइड हो सकती है डिवाइड बाय पीवी रेशियो करो तो शटडाउन सेल्स मिलेगी। अगर एक्चुअल सेल्स शटडाउन सेल्स के इक्वल या उससे ज्यादा है तो बिजनेस कंटिन्यू करो, अगर एक्चुअल सेल्स उससे कम है तो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। ये हो गया शटडाउन पॉइंट। और इसके बाद अगला टॉपिक इसमें आपको आएगा इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट किसे बोला जाता है बच्चों, इनडिफरेंस पॉइंट चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट आपको लेना पड़ेगा। सुन रहे हो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, इस ऑप्शन में हम जाएं कि इस ऑप्शन में हम जाएं, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों ऑप्शन की जो फिक्स कॉस्ट है चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप ले लेंगे तो आपको इनडिफरेंस क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर आपकी एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो उससे ज्यादा है, ध्यान से, अगर एक्चुअल क्वांटिटी इनडिफरेंस क्वांटिटी से ज्यादा है तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, आपको ऑप्शन चूज करना चाहिए लोअर द वेरिएबल कॉस्ट वाला। और अगर आपका एक्चुअल क्वांटिटी इनडिफरेंस क्वांटिटी से कम है तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, लोअर द फिक्स्ड कॉस्ट वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। बच्चों ये इनडिफरेंस पॉइंट में आपको याद रखने वाली बात है, ध्यान रखना। और एग्जाम में इसमें घुमाएगा कैसे, 3 ऑप्शन दे देगा ए बी सी। अब बताओ इंडिफरेंस, तो पहले ए बी देखना, फिर बी सी देखना, फिर ए सी देखना। बच्चों तीनों को आपस में देखना और उसके बाद इंडिफरेंस पॉइंट निकालना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने के लिए बच्चों, ध्यान रखना। इसके बाद आखिरी टॉपिक इसमें और क्या वो पूछ सकता है, 2 टॉपिक और, एक की फैक्टर भी पूछ सकता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। की फैक्टर का क्या मतलब होता है सर, की फैक्टर का मतलब होता है, या लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं बच्चों, सिंपल की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर है जो आपके प्रोडक्शन को लिमिट कर देगा। मतलब आपके पास में जो चीज सबसे कम है, अब एक प्रोडक्ट को बनाने में मान लो 3-4 चीजें लग रही हैं, मटेरियल भी लग रहे हैं, 2-3 प्रकार के लेबर लग रहा है, अब मेरे पास कोई एक मटेरियल लिमिटेड है तो वही बन जाएगा आपका की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में लिमिटिंग फैक्टर से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि हो सकता है एक मटेरियल से तो बहुत सारी क्वांटिटी बन रही हो पर दूसरा मटेरियल उतना हो ही ना, और बनाना है तो सारे मटेरियल लगेंगे, तो जो सबसे कम है उसी को आपको मानना है कि वही है जो मैक्सिमम क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर पाओगे लिमिटिंग फैक्टर में। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग का रिकंसिलिएशन।
कॉस्ट शीट में वो आपको बोलते हैं कि बनाओ और बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्ट शीट बनाना। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, सेल्स में से पूरी कॉस्ट माइनस करना। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में तो टोटल कॉस्ट ले लेना, वो फिक्स्ड और वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं करते, जबकि मार्जिनल कॉस्ट में आपको पहले वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेल्स में से माइनस करना है, ध्यान रखना बच्चों। फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस करना, फिर वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी माइनस करना, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी माइनस करना। सारा वेरिएबल माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर क्या डिफरेंस रेज करेगा दोनों के बीच में, तो बस इतनी सी बात याद रख लो पेपर में कि डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन का होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वो अलग है। एब्जॉर्प्शन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट एडेड है, जबकि मार्जिनल में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट एडेड है। इस कारण से वहां पर स्टॉक का वैल्यू अलग है और यहां अलग है। अब तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक से प्रॉफिट का एडवर्स रिलेशन होता है। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट गिरेगा और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन, ओपनिंग स्टॉक का एडवर्स रिलेशन, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो अब तुम ये देख लो कि कहां ओपनिंग स्टॉक ज्यादा और कहां कम है और उसके हिसाब से वही रिकंसिलेशन आपको बनाकर देना है। ऊपर अगर आपने मार्जिनल कॉस्ट का प्रॉफिट लिखा है तो डू व्हाट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट हैज डन, और अगर ऊपर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट लिखा है तो नीचे डू व्हाट मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट हैज डन। आपको बस एक के हिसाब से दूसरे को कन्वर्ट कर देना है कि भाई अगर वहां पर मान लो ऊपर मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट लिखा है, अब वो बोल रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक है 100 जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक है 150, तो अब आप खुद बताओ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने क्या किया है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने अपना प्रॉफिट 150 से कम किया है, ओपनिंग स्टॉक से प्रॉफिट गिरेगा और क्लोजिंग स्टॉक से बढ़ेगा, और मार्जिनल कॉस्टिंग ने प्रॉफिट 100 से ही कम किया है। अब बस अकॉर्डिंगली एडलेस कर दो बच्चों, सोच के सुन रहे हो आप मेरी बात को, ये बस रिकंसिलेशन में, और बस दो ही है डिफरेंस, और कोई डिफरेंस का रीजन नहीं मिलेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गई मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म। इसके बाद आते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 14। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है सुन लो भैया, 3 वेरिएंस निकालने को बोलता है, 4 नहीं 3 ही तो है, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड में 2 आ जाएंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड। फटाफट सुन लो। सबसे पहले मटेरियल, सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना भाई साहब, हमें हमेशा ध्यान रखना है क्या, हमें स्टैंडर्ड को एक्चुअल के बेसिस पर लेना है। जो हमारा, हमें 2 ही चीजें चाहिए कोई भी वेरिएंस निकालने के लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 4 ही बातें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। ये 4 बातें अगर तुम्हें पता है तो बाकी सब हो जाता है। अब ये ध्यान रखना कि एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस तो क्वेश्चन देगा, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे ओवरहेड हो। क्वांटिटी का मतलब आर्स मान लो, क्वांटिटी का मतलब यूनिट्स मान लो, उससे मतलब नहीं है। बस जो बता रहा हूं वो सुनो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, 4 चीजें चाहिए। अब उसमें से स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा, एक्चुअल तो क्वेश्चन बता देगा क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन बता देगा, स्टैंडर्ड प्राइस भी क्वेश्चन बता देगा, पर क्वेश्चन ने जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखी है वो उसने अपने हिसाब से लिखी है। आपको एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। हो सकता है क्वेश्चन बोले कि हमने तो 10 आइसक्रीम कप बनाने में कितना दूध लगता वो बताया, अब एक्चुअल आउटपुट 100 कप है, तो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 कप वाली लेनी है, 10 की नहीं, आपको 100 की निकालनी पड़ेगी। ये बस ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, चाहे वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल में से स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोल दो, लेबर में उसे स्टैंडर्ड आर्स बोल दो, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड में भी उसे स्टैंडर्ड आर्स बोल दो। तो चाहे उसे आर्स बोल दो, चाहे उसे क्वांटिटी बोल दो, पर फंडा याद रखना कि 3 चीजें तो क्वेश्चन बताएगा, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड रेट। लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो क्वेश्चन ने दी है वो उसने किसी और आउटपुट की दी है, स्टैंडर्ड आउटपुट की। तुम्हें एक्चुअल आउटपुट की स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है, बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद तो सब कुछ बहुत आसान है। एक मैंने छोटी सी टेबल बनाना तुम्हें सिखाई थी, उस टेबल में स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट भरना, यहां एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट भरना, और बीच में आरएक्यू ले लेना। आरएक्यू क्या, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। कैसे निकाली जाती है, जो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है उसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट देना तो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी मिल जाती है। अगर ये टेबल तुमने बना ली सिंपल सी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्वांटिटी इनटू प्राइस कॉस्ट मिल जाएगा। फिर इधर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, और बीच में आ जाएगा रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, जो एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो में बांट देना है, आपको ये ध्यान रखने का। अब मटेरियल वेरिएंस कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। मटेरियल में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट।
स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। अब इसके दो पार्ट होंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, उसे यूजेस वेरिएंस भी बोलते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, शुड बी प्राइस कितना प्राइस लगना चाहिए, माइनस एक्चुअल प्राइस कितना प्राइस लगा, इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितने पे लगा। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कैसे निकलेगा? शुड बी क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी, कितनी लगनी चाहिए माइनस कितनी लगी, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्योंकि प्राइस का इफेक्ट हम ऑलरेडी प्राइस वेरिएंस में ले चुके हैं, तो अब क्वांटिटी वेरिएंस में हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस लेना है। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, चाहे मटेरियल का क्वांटिटी वेरिएंस हो, चाहे लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस हो, चाहे ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस हो, या ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस हो, प्राइस का इफेक्ट ले चुके तो अब सब जगह स्टैंडर्ड प्राइस आएगा, कहीं भी एक्चुअल प्राइस नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, चाहे क्वांटिटी वेरिएंस निकालो, चाहे एफिशिएंसी, चाहे वॉल्यूम, बात एक ही है। मटेरियल में उसे क्वांटिटी वेरिएंस बोलते हैं, लेबर में उसे एफिशिएंसी या लेबर में उसे एफिशिएंसी वेरिएंस बोल दिया जाता है, और ओवरहेड में उसे वॉल्यूम वेरिएंस बोल दिया जाता है। तो टेंशन मत लेना, एक ही बात है, ये बस ध्यान रखना है आपको। अब बच्चों इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, अब मटेरियल का प्राइस वेरिएंस निकल गया, क्वांटिटी वेरिएंस शुड बी क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब इसके दो और सब पार्ट हो सकते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस शुड बी मिक्सिंग RAQ माइनस AQ इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और यील्ड वेरिएंस किसे बोला जाता है? तो यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस RAQ इनटू स्टैंडर्ड प्राइस जब आप करेंगे तो यील्ड वेरिएंस आपको मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, ये उन्हीं को समझ आएगा जिनने पढ़ रखा अच्छे से, और आपने पढ़ रखा, आप तो कॉन्फिडेंस रहना, टेंशन मत लेना। दूसरी बात, लेबर वेरिएंस की बात करता हूं। लेबर वेरिएंस में एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आइडल टाइम है तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, सबसे पहले टेबल सिंपल बनाओ। अब उस टेबल में आपको ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई लेबर की। अब यहां पर एक्चुअल में आपको तीन पार्ट्स होंगे, एक एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक आइडल आवर्स और एक एक्चुअल आवर्स पेड। तो वर्कड प्लस आइडल इज इक्वल्स टू पेड, ये तीन टाइप में आपको आवर्स को बांट देना है। अब उसके बाद आएगा रेट, एक्चुअल रेट और फिर एक्चुअल कॉस्ट और रिवाइज एक्चुअल आवर्स। और रिवाइज एक्चुअल आवर्स कौन से लेना है? वर्कड वाले लेना है, ये ध्यान रखना। प्रोडक्टिव आवर्स भी उसे कई बार बोला जाता है। अब बच्चों लेबर वेरिएंस कैसे काम करता है? सबसे पहले ले लो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी? एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। अब इसके बाद इसके दो पार्ट हो सकते हैं, लेबर रेट वेरिएंस, जो प्राइस था वो रेट है यहां पे, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और एक तीसरा पार्ट बनेगा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, ये ध्यान रखना। अब लेबर प्राइस वेरिएंस है, रेट वेरिएंस कैसे निकलेगा? शुड बी प्राइस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। आइडल टाइम कैसे निकलेगा बच्चों? आइडल आवर्स जो टेबल में एक्चुअल आइडल आवर्स है इनटू स्टैंडर्ड रेट, बस खत्म। और इसके बाद एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा? तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने घंटे लगने चाहिए माइनस एक्चुअल आवर्स, कौन से वाले लोगे? तो ध्यान रखना, आइडल आवर्स का हमने वेरिएंस अलग निकाल दिया, तो यहां पर एक्चुअल आवर्स वर्कड लेना, एक्चुअल आवर्स पेड मत लेना, आइडल आवर्स माइनस करने के बाद वाले एक्चुअल आवर्स लेना, ये ध्यान रखना। अगर लेबर आइडल आवर्स आप पहले आइडल टाइम वेरिएंस निकाल चुके हो, ध्यान रखना, तो लेबर एफिशिएंसी में आएगा, क्या आएगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब इसके भी दो पार्ट एफिशिएंसी के, मिक्स और यील्ड वेरिएंस, वही करना है, रिवाइज एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और वहां पर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, रिवाइज एक्चुअल आवर्स भी कौन से वाले हैं? वर्कड वाले हैं, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि आइडल टाइम का इफेक्ट हट चुका है। नेक्स्ट इस पे आते हैं वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जनरली यही चलता है कि वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड को लेबर आवर्स के बेसिस पे ही एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो आवर्स से ही निकलेगा भैया वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड। कैसे निकलेगा आवर्स से? तो पहले बात करते हैं वेरिएबल ओवरहेड की, कैसे निकलता है। सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड में भाई साहब जितने आपके स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, और यहां एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। अब सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड कैसे निकलेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। अब इसके दो पार्ट होंगे, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। जो रेट था वो एक्सपेंडिचर हो गया, और वो एफिशिएंसी जो क्वांटिटी था वो एफिशिएंसी हो गया। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे निकलेगा? वही रेट वेरिएंस है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट।
शुड बी माइनस एक्चुअल, हमेशा यही चलेगा। वेरिएबल ओवरहेड में और कोई सब वेरिएंस नहीं है, ध्यान रखना है। अगले आते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पर। हाँ सर ये और बता दो बच्चों, फिक्स्ड ओवरहेड में मैंने आपको बोला था टेबल बनाने में 3 बातें अलग अलग कर लेना। यहां पर लेना बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ध्यान से एक चीज आएगी। दूसरे नंबर पर आपके आएंगे स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, और तीसरा आपका रहेगा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ये तीनों चीजें भरनी है। टेबल कैसे भरनी चाहिए? सबसे पहले स्टैंडर्ड ले लो, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। उसके नीचे ही बजटेड आवर्स, बजटेड रेट और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, और एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अब फिक्स्ड ओवरहेड के सबसे पहले मेन कॉस्ट वेरिएंस, तो कॉस्ट कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। स्टैंडर्ड कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड निकल गया। अब इसके दो पार्ट, अब ध्यान से सुनना, एक बनेगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एक बनेगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। अब एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा? ध्यान से सुनना, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड कैसे निकलेगा? बजटेड आवर्स इंटू बजटेड रेट, और एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। तो ये ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? बजटेड माइनस एक्चुअल। और तीसरी बात आती है इसके बाद बच्चों, और जिनने मुझसे पढ़ा है समोसा है तो भरोसा है वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों ये। और तीसरी बात आती है इसके बाद, पर मैं ये पूरे सबके हिसाब से बोल रहा हूं। तीसरी बात आती है बच्चों फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, सॉरी वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलेगा? तो वॉल्यूम वेरिएंस में आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड माइनस बजटेड, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ये आपको ध्यान रखना है। और स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड को ये लोग एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस बजटेड आवर्स इंटू बजटेड रेट। और फिर फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर में 3 सब वेरिएंस आ सकते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। सबसे पहले कैलेंडर वेरिएंस कब आता है? अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज दे रखे हो कि 25 दिन के इतने घंटे और काम 24 दिन हुआ है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? जो बजटेड आवर्स हैं उन्हें रिवाइज कर देना चाहिए एक्चुअल डेज के बेसिस पर। सपोज 25 दिन के 2500 घंटे तो 24 दिन के 2400, तो ये रिवाइज बजटेड आवर्स आपको निकाल देने हैं। अब कैलेंडर वेरिएंस कैसे निकलेगा? सिंपल, रिवाइज बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। और रिवाइज बजटेड आवर्स कैसे निकलेगा तो मैंने बता दिया, बजटेड आवर्स को एक्चुअल डेज के रेशियो पर निकाल दो, तो ये निकल गया कैलेंडर। अब इसके बाद 2 और वेरिएंस बचते हैं, आरबीएच माइनस बीएच इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये मिल गया आपको कैलेंडर। कैलेंडर के बाद 2 और बचते हैं, कौन से 2 बचते हैं? एफिशिएंसी और कौन सा था आपका? कैपेसिटी। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। कैपेसिटी क्या बोला था? ए बी सी याद रखो, ए फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल्स टू सी। ए बी, ए माइनस बी, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इज इक्वल्स टू सी, मतलब कैपेसिटी। पर यहां पर एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट जरूर कर देना। और एक बात और, अगर कैलेंडर वेरिएंस है तो बजटेड आवर्स की जगह रिवाइज बजटेड आवर्स हो जाएगा, तो एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट अगर कैलेंडर है। अगर कैलेंडर वेरिएंस नहीं है तो एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ए बी सी, ए माइनस बी इनटू स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल्स टू सी, दैट इज कैपेसिटी वेरिएंस। आखिरी वेरिएंस होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ई से आता है, एस ए ई है, एस ए ई, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट कर देंगे तो एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। इस तरीके से पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 14 में इतने वेरिएंसेस बच्चों आपको निकालने में आ सकते हैं। क्वेश्चन में रिवर्स वर्किंग आए तो शांत दिमाग से पहले टेबल भरना, टेबल सही भर दोगे। एक ही बात सारे देश के बच्चे सुन लो, अगर आपने 2 3 बस 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट। और रिवाइज तो अपने आप निकलता है, कैसे? जो एक्चुअल का टोटल है क्वांटिटी का उसे स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो में बांट दो तो रिवाइज निकल जाता है। अगर ये 5 चीजें मालूम है ना तो जो फॉर्मूले आपने याद किए बस उसमें इन्हें रख दो, आंसर्स आपके आ जाएंगे, टेंशन मत लेना। और इसके बाद हमारा आखिरी चैप्टर आता है बच्चों, चैप्टर नंबर 15, दैट इज बजट। बजट में प्रैक्टिकल के नाम पे तुमसे 3 प्रकार की चीजें चलो पूछी जा सकती हैं। एक बात, फिक्स नहीं, फ्लैक्सिबल बजट पूछते हैं। फ्लैक्सिबल बजट में तुम्हें कुछ नहीं करना, सारे ओवरहेड 3 प्रकार के तुम्हें कॉस्ट दी रहेगी। कौन सी 3 प्रकार की?
एक दी रहेगी तुम्हें फिक्स्ड, एक रहेगी वेरिएबल और एक सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट को तो चाहे 70, 80, 90, 100 सारे परसेंट पे एक जैसी लिख देना है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर 100% से ज्यादा है बच्चों तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। सपोज वो बोल रहे 120% पे बजट बनाओ, तो 100% तक तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी, पर 120% पे फिर उसे प्रोपोर्शनेटली बढ़ा देना 20%, ये ध्यान रखना। वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज होगी, जितने परसेंट पे 10% पे अगर 10 रुपए है तो 20% पे 20 रुपए होगी, 25% पे 25 रुपए होगी। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन देख के कि अगर वो प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं हो रही तो वो सेमी वेरिएबल है। तो सेमी वेरिएबल को क्या करते थे फिर, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, ये फॉर्मूला करके पहले वेरिएबल निकालना, फिर वेरिएबल को माइनस करोगे टोटल सेमी वेरिएबल में से तो फिक्स पता चल जाएगी। तो सेमी वेरिएबल को ध्यान रखना, फिक्स और वेरिएबल में तोड़ लेना अगर क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल दी हो तो, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लेकिन एक और प्रकार की सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो ऐसी वाली आती है, ध्यान रखना एग्जाम में, जब वो ऐसा बोलता है अप टू 50% 10,000 है, फिर अगले 20% तक किसी भी परसेंट के इंक्रीज पे 2,000 बढ़ जाएगी। मतलब चाहे 51% हो, चाहे 52 हो, चाहे 53 हो, सब 2,000 सीधी बढ़ जाएगी। ऐसी सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो जो एक रेंज में एग्जैक्ट सीधी बढ़ रही हो, उसको आप फिक्स और वेरिएबल में नहीं तोड़ सकते, उसे तो फिर क्वेश्चन में जो रेंज दी है उसके हिसाब से लिखना। हाँ, जो ऐसी सेमी वेरिएबल है जो हर यूनिट पे चेंज हो रही है, उसको आप फिक्स और वेरिएबल में तोड़ोगे। ये बात आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। ये फ्लेक्सिबल बजट आप बना के आ जाइएगा जितने जितने परसेंट पे क्वेश्चन बोले। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें आ सकता है, आपको 4-5 बजट एक साथ बनते हैं। किससे? सबसे पहले बनता है सेल्स बजट। सेल्स बजट बना दोगे अगर कि कितनी क्वांटिटी बिकनी है, क्वेश्चन बताएगा। अब सेल्स बजट बना दोगे तो सेल्स बजट से तुम्हें यह मालूम चल जाएगा कि तुम्हें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। अब प्रोड्यूस करनी कैसे पता चल जाएगा? यार पता चल गई इतनी इतनी क्वांटिटी बेचनी है। अब मेरे पास प्रेजेंट में कितना अवेलेबल है ओपनिंग स्टॉक जो अवेलेबल है, और मुझे कितना मेंटेन करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो अब आप कुछ भी मत करो, जो आपको सेल्स का डेटा दे रखा है क्वेश्चन ने, अब आपके पास जितना अवेलेबल है सेल्स में से वो माइनस कर दो, और जो क्लोजिंग बचा के रखना है वो ऐड कर दो। नहीं समझे? क्वेश्चन ने बोला 100 यूनिट हमें बेचनी है, 20 यूनिट हमारे पास पड़ी हुई है और 10 यूनिट हमें बचा के रखनी है। अब बताओ मुझे कितनी यूनिट बनानी चाहिए फिर? तो अगर आपको 100 बेचनी है और 20 आपके पास ऑलरेडी रखी हुई है, तो इसका मतलब आपको 80 और बनानी है। पर क्वेश्चन ने बोला है कि 10 यूनिट हमें बचानी भी है, तो टोटल कितनी बनानी है? 90। 90 आंसर कैसे आया? तो 100 में आपने क्या करा है बच्चों? 20 को माइनस किया, ओपनिंग को माइनस किया और क्लोजिंग को ऐड किया, तो आपको यह मालूम चल जाएगा कि टोटल कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो सेल्स माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कर दियो तो पता चल जाएगा कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है। अब सेल्स बजट से बन गया प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट से बन जाता है, पता है क्या? प्रोडक्शन बजट से बन जाता है प्रोक्योरमेंट बजट, कि कितनी यूनिट मुझे खरीदनी पड़ेंगी। अब ये पता चल गया कितनी प्रोड्यूस करनी है। अब उससे नहीं, पहले प्रोक्योरमेंट से पहले बनता है कंजम्पशन बजट। अब ये तो सेल्स की ये पता चल गई कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है। अब प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगेगा, तो भैया वो बता देंगे कि 1 यूनिट बनाने में इतना लगता है, तो मल्टीप्लाई कर दो जो प्रोडक्शन बजट बना उससे, तो पता चल जाएगा कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। अब कंज्यूम से बनता है प्रोक्योरमेंट बजट, परचेज कितना करना है, तो जो कंज्यूम होगा सेम कहानी, उसमें जितना ओपनिंग रॉ मटेरियल है वो लेस कर दो और जो क्लोजिंग मेंटेन करना है वो ऐड कर दो, तो पता चल जाएगा बाजार से कितना रॉ मटेरियल आपको खरीद कर लाना है। परचेज बजट बन गया। तो सेल्स बजट से बनता है प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट से बनता है कंजम्पशन बजट, और कंजम्पशन बजट से बनता है प्रोक्योरमेंट या परचेज बजट। ये बजट आपको आ सकते हैं बनाने के लिए। फिर इसके अलावा कैश बजट, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको क्वेश्चन दे सकता है। इसके अलावा बजट में प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, बाकी थ्योरी आ सकती है बच्चों। तो बच्चों ये मैंने आपको एक पूरे वीडियो में कोशिश की कि आपको सारा कॉन्सेप्ट एक बार थॉरोली रिवाइज करा सकूं एग्जाम से जस्ट पहले। कोशिश करिएगा ये वीडियो पूरा सुन लें। अभी लाइक वाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए भाई, अभी तो बस अच्छे से सुन लो, एग्जाम अच्छे से दे के आओ। भगवान करे आप सबके लिए दुआ करता हूं कि आप सब लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आके जरूर बताना कि कैसा गया भाई, प्लीज।